हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभ्यास एकेडमी। और आज से हम जो लोक प्रशासन हमारा सब्जेक्ट ऐड हुआ है उसकी क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको एक पूरे कोर्स के रूप में मिलेगा। इस कोर्स की खास बातें ये हैं कि सबसे पहले तो हम इसमें जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं इसकी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। कंसेप्ट की हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दूसरी चीज कि ये जो आपको कोर्स है ये कंप्लीट मिलेगा आपको। देखिए, कोर्सेज जब भी आप खरीदेंगे तो आपको बहुत प्लेटफॉर्म में कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि या तो ज्यादातर कोर्सेज बहुत ज्यादा महंगे हैं, और दूसरी बात, जो कोर्सेज फ्री प्लेटफॉर्म में हैं वो कोर्सेज कभी कंप्लीट करवाए ही नहीं जाते हैं। आपको एक साथ कभी भी किसी भी फ्री प्लेटफॉर्म में पूरा कोर्स जो है वो नहीं मिलता है, और अगर वो मिलता भी है ना तो उसमें बहुत सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको नहीं पढ़ाया जाता है। वो चीज हम यहाँ पर नहीं होने देंगे। हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाकर, एक एक टॉपिक आपका कवर कराकर, कंसेप्ट वाइज समझाकर आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। इसके बाद एक चीज मुझे जो आजकल प्रॉब्लम लग रही है वो ये है कि पढ़ाने के नाम पर क्या कर दिया जा रहा है, स्लाइड्स जो है वो आपको पढ़ाकर सुना दी जाती है। समझाया कम जाता है, स्लाइड्स पढ़ा दी जाती है। अब पढ़ते तो आपको भी आता होगा, तो जब आप स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, स्लाइड्स सुन रहे हैं, तो उससे अच्छा भाई खुद ही पढ़ लो। समझने वाली क्या बात हुई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जितनी भी कंसेप्चुअल चीजें होंगी जिनको समझा जा सके, वहां पर हम स्लाइड्स का यूज कम से कम करेंगे। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रटना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी चीज के परिणाम है, महत्व है, विशेषता है, इन चीजों में समझना कम और एक तरह से याद करने की चीजें ज्यादा होती हैं। तो इन चीजों को तो हम स्लाइड्स के माध्यम से ही पढ़ेंगे, लेकिन जो कंसेप्चुअल चीजें हैं जिनमें समझा जा सके, हम उसको जो है वो बिना स्लाइड्स के बढ़िया से लिखकर उस चीज को हम समझेंगे। ये जो हमारा कोर्स है, इसकी तीसरी खास बात ये है कि इसके साथ आपको मैं नोट्स दूंगा। यानी कि आपको जो भी नोट्स दिए जाएंगे वो हैंड रिटन होंगे, और दूसरी चीज एकदम प्रिसाइज नोट्स होंगे। उसमें आपको स्टोरी या कहानी नहीं मिलेगी, चीजें जो है वो टू द पॉइंट मिलेंगी। इसके बाद हमारा जो कोर्स है उसमें हम आपको कुछ टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर देंगे। टेस्ट पेपर देने का उद्देश्य ये है कि आप समझ पाए कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसमें जो क्वेश्चन का स्तर हम रखने वाले हैं वो जिस प्रकार से आयोग देता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन, कारण बताओ, परिणाम बताओ। एमपीपीएससी पूछता तो सीधे क्वेश्चन ही है, कारण बताइए, परिणाम बताइए। लेकिन आप अभी के मेंस का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, वहां पर जो उसने शब्द यूज किए हैं वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत विशिष्ट और स्पेशल शब्द यूज किए हैं। उन शब्दों को डिकोड कर पाना ही बड़ी मुश्किल की बात होती है कुछ बच्चों के लिए। पूछता तो वो डायरेक्ट चीजें ही है, लेकिन उसको डिकोड आपको करना पड़ता है। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको उसी लेवल के क्वेश्चन दिए जाएं। इसके बाद जो आपको ये पूरी क्लासेस है ना, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। यूट्यूब में आपको प्राइवेट लिंक मिलेगी जिसको आप किसी और से शेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यूट्यूब एक बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है, सबके लिए एक्सेसिबल है, कोई भी यूज कर सकता है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि आपको ये क्लासेस हम यूट्यूब में ही देंगे। और इसका एक जो सबसे बेस्ट चीज है कि ये जो कोर्सेज है ना, ये हम आपको एकदम कम प्राइस में देंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पर सबसे सस्ता आपको यही कोर्स मिल जाएगा, लोक प्रशासन का। इसकी प्राइस आप ये मान लीजिए कि आप एमपीपीएससी की कोई भी बुक उठा लो, अगर कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक है, उतनी ही प्राइस में आपको ये पूरा कोर्स और ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये हमारी कोर्स की चर्चा है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है, तो सिलेबस तो देख ही लिया होगा, तो सिलेबस पढ़ के सुनाने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो हम सीधे अब चलते हैं पढ़ाई पर। ठीक है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रशासन। अभी हमें पढ़ना है प्रशासन से। चलिए प्रशासन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम प्रशासन का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में कुछ बातें आती हैं। क्या बातें हो सकती है? प्रशासन यानी क्या? अच्छा, पुलिस प्रशासन। ठीक है भाई, पुलिस प्रशासन है। फिर हमारे दिमाग में बातें आती हैं कि ये जो पीएससी से सिलेक्टेड लोग हैं, यानी डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, और ये सारी जितनी भी पोस्ट्स होती हैं, ये प्रशासन में है। सिर्फ ये प्रशासन नहीं है, प्रशासन के अंदर ये ये तो है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है। देखिए,
प्रशासन कहीं भी हो सकता है बशर्ते वहां पे प्रशासन के सिद्धांत फॉलो किए जाएं। उदाहरण के तौर पे अगर देखना चाहें तो एक अस्पताल में भी प्रशासन होता है। अस्पताल में भी प्रशासन होता है। तो देखिए अस्पताल जो है वो आपको पता है सरकारी भी होते हैं और निजी भी होते हैं। इसका मतलब है कि प्रशासन का संबंध सिर्फ सरकार से नहीं है, सिर्फ सरकारी होने से नहीं है, प्रशासन निजी भी हो सकता है। इसके अलावा प्रशासन के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि ये एक संगठन के रूप में हो, प्रशासन व्यक्तिगत भी हो सकता है। हालांकि इसकी चर्चा हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं अभी, लेकिन ये बताने का मेरा मकसद ये है कि अभी तक आपके दिमाग में जो भी प्रशासन को लेकर भ्रांतियां बनी हो, लोक प्रशासन को लेकर पहले से ही आपके दिमाग में जो कुछ भी बातें हों, उन्हें सबको निकाल दीजिए। हम जो है एक नए सिरे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रशासन का क्या मतलब हुआ, इसको समझने के लिए आपको इसके दो घटकों में जाना पड़ा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको इसका शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ। शाब्दिक अर्थ, अगर कभी 3 मार्क में पूछ ले कि प्रशासन का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो उसके लिए देखिए प्रशासन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, एक एड और दूसरा मिनिस्ट्रेट। एडमिनिस्ट्रेशन इसका इंग्लिश वर्ड है, जो खुद एडमिनिस्ट्रेट से मिलकर बना है। एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेट का सामूहिक अर्थ है, दोनों का मिलाकर जो अर्थ है वो है सेवा करना, सेवा करना या प्रबंध करना, कार्यों का प्रबंध करना। यानी कि प्रशासन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, सेवा करना या प्रबंध करना, लेकिन ये अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, ये सिर्फ एक शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है, उसका जो भावार्थ है उसको ये पेश नहीं कर पा रहा है। प्रशासन का अर्थ समझने के लिए आपको इसके दो घटकों को समझना पड़ेगा। पहला घटक है इसका, वो है विशिष्ट लक्ष्य या विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य। और दूसरा जो घटक है इसके अर्थ को समझने के लिए, वो है सामूहिक प्रयास या सहयोगात्मक प्रयास। सामूहिक या सहयोगात्मक प्रयास। ठीक है, यानी कि किसी भी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया सहयोगात्मक प्रयास ही प्रशासन है। विशिष्ट लक्ष्य का क्या अर्थ है, विशिष्ट उद्देश्य क्या अर्थ है। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि एक ऐसा लक्ष्य जो कि अपने आप में विशिष्ट या स्पेशल प्रकृति का हो। ऐसा नहीं कि चाय बनाना है, ये टारगेट मान लीजिए, चलो आज चाय बनाते हैं और बोल दिए कि भैया हम तो प्रशासक बन गए चाय बनाएंगे, नहीं। आपका जो उद्देश्य होगा वो विशिष्ट होगा, स्पेशल होगा, स्पेशल होगा। दूसरी चीज सामूहिक या सहयोगात्मक प्रयास, यानी कि एक टीम के रूप में काम करना। कैसे काम करना, टीम के रूप में। और टीम कैसे काम करती है, मिलजुल कर, आपसी मेल जोल से। यानी कि टीम के रूप में आपसी मेल जोल से काम करना, यही आपका प्रशासन है। वैसे एक बार रिपीट कर देता हूं, प्रशासन क्या है, विशिष्ट उद्देश्य या विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला सहयोगात्मक या सामूहिक प्रयास ही प्रशासन है। ये प्रशासन का अर्थ हो गया। जब भी आप एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठ खड़े होते हैं और आपस में कुछ लोगों के साथ सामूहिक प्रयास करते हैं, तो वो आपका प्रशासन हो जाता है। चलिए, इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रशासन की कुछ परिभाषाएं। देखिए, एग्जाम में आपको अर्थ जो है वो तो स्पष्ट आपको आपके समझने के लिए है, लेकिन एग्जाम में आपको हमेशा परिभाषाएं ही लिखनी है, क्योंकि परिभाषाएं ही आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। परिभाषा इसलिए भी जरूरी है कि सीधे 3 मार्क में पूछ सकता है। देखिए, लोक प्रशासन जो है ना, उसमें आपको पूरे विषय में सिर्फ विचारकों के विचार पढ़ने होंगे, बहुत ज्यादा स्तर पर आपको इनके विचार पढ़ने होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इनकी परिभाषाएं भी याद करते चलिए, सिर्फ अर्थ समझने से काम नहीं होगा।
क्योंकि सीधे आपसे पूछ सकता है कि प्रशासन की ई एन ग्लेडन की परिभाषा बताइए 3 मार्कर में। या फिर अगर आप कुछ डिटेल्ड या निबंधात्मक प्रश्न भी लिख रहे हैं 200 मार्क में, तो भी जब आप किसी की परिभाषा कोट करते हैं ना, तो एक आपके उत्तर में विशिष्टता आ जाती है, एक कहना चाहिए चमक सी आ जाती है। तो इसलिए भी ये जरूरी है, और दूसरा कि सब्जेक्ट के हिसाब से तो जरूरी है ही ये। आप क्या करते चलिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप इसके एक रफ नोट्स बनाते चलिए। आपको तो मैं नोट्स दे ही दूंगा, लेकिन आप एक रफ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये आपकी एक तरह से शॉर्ट नोट की तरह हो जाएंगे। ठीक है, ये रफ नोट्स। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं ई एन ग्लेडन की। ई एन ग्लेडन भी एक बेहतरीन राजनीति शास्त्र के विचारक है, लोक प्रशासक के एक बहुत बेहतरीन विचारक है। इनने एकदम टू द पॉइंट की है परिभाषा में। चलो पढ़ लेते हैं। ये बोलते हैं कि प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबरपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका सीधा साधा अर्थ है मामलों का प्रबंध करना, लोगों की देखभाल करना या उनका ध्यान रखना। यह एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया सुनिश्चित कार्य। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या सब लगा के रखा है यार, प्रशासन प्रशासन कुछ नहीं है, ये सब फर्जी अर्जी का शब्द बना दियो, आडंबरपूर्ण शब्द बना दियो तुमने। कुछ नहीं है। इसका सिंपल मीनिंग मैं बताता हूँ आपको। क्या है इसका सिंपल मीनिंग? मामलों का प्रबंध कर लो, जो भी समस्या आ रही है, जो भी मामले आ रहे हैं, उनका प्रबंध कर लो, उनको मैनेज कर लो। लोगों की देखभाल कर लो, उनका ध्यान रख लो। और जब ये सब उद्देश्य बना लोगे और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ कार्य कर लोगे ना, वही प्रशासन है। ये बोलते हैं इंग्लैंड में। बहुत टू द पॉइंट परिभाषा है। अगली परिभाषा किसकी है? एल डी वाइट साहब की। एल डी वाइट साहब क्या बोल रहे हैं कि प्रशासन की कला। चलिए प्रशासन की कला, यहाँ पे एक शब्द आया है कला। इस चीज को नोटिस या याद करके रखना, आगे अभी हमको ये बात काम आने वाली है। ये क्या बोल रहे हैं कि प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्ति के कार्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। ये क्या बात बोल रहे हैं? सेम वही बात बोल रहे हैं कि लक्ष्य को हासिल तो करना है, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ लोगों का क्या, कुछ लोगों के कार्यों का क्या है? निर्देशन है, समन्वय है और नियंत्रण है। क्या मीनिंग हुआ भाई? निर्देशन का मतलब है कि किसी को गाइड करना, डायरेक्ट करना। क्या करना? डायरेक्ट करना। देखिए प्रशासन क्या है कि एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें कई स्तर होते हैं। अपर बॉडीज होती है, उनके अंदर कुछ लोग काम करते हैं, उसके नीचे लेवल पे कुछ और लोग काम करते हैं। तो जो हायर अथॉरिटी है, वो लोअर जो कर्मचारी हैं, उनको डायरेक्ट करने का काम करती है। उनको निर्देश देती है कि भाई आप ये काम करिए, आप ये काम करिए। तो यही क्या है? निर्देशन है। दूसरा समन्वय, वही बात है, आपसी मिलजुल कर काम करना, कोऑपरेशन से काम करना, टीम भावना से काम करना, है ना? ये क्या है? कोऑपरेशन। नियंत्रण, कोई भी चीज बिना नियंत्रण के कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती है। तो प्रशासन कैसे पहुंच जाएगी? प्रशासन के लिए भी क्या जरूरी है? नियंत्रण। और ये नियंत्रण कौन करेगा? प्रशासक करेगा। जो भी प्रशासन से जुड़ी संस्था है, संगठन है, उसका काम होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो एलडी वाइट क्या बोल रहे हैं? कार्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। लूथर गुलिक क्या कहते हैं? प्रशासन की कला, ये भी भाई कला बोल रहे हैं, इस चीज को भी याद रखना। किसी लक्ष्य या उद्देश्यों की पूर्ति के साथ, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, पूर्ति के लिए होगा, पूर्ति के लिए कामों को पूरा कराने से है, कामों को कराने से है। बस इतना ही है। ये यहाँ से शायद आपको कैमरे की वजह से न दिख रहा हो, लेकिन इसका यही कि प्रशासन की कला किसी लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कामों को कराने से है। ये लूथर गुलिक साहब बोल रहे हैं। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। प्रशासन के लक्षण या प्रशासन की विशेषताएं, दोनों एक ही चीज है। जो हमने पिछली परिभाषाएं पढ़ी और जो मैंने अंडरलाइन कराया था ना, वहीं से आपको लक्षण याद हो जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत है नहीं आपको। बहुत ही ईजी है। पिछला अगर आपको समझ में आ गया हो, पिछला अगर आपको याद हो गया हो, ये भी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए मैंने क्या बोला था इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए, प्रशासन क्या है कि जो भी हमारे सामान्य लक्ष्य, वहां पे मैंने विशिष्ट लक्ष्य का यूज किया था, यहाँ पर मैं सामान्य लक्ष्य का यूज कर रहा हूँ। सामान्य लक्ष्य का जो अर्थ है, उसको आप ऐसे लीजिए कि सभी लोग जो है प्रशासन से जुड़े, उनका एक ही कॉमन उद्देश्य होगा।
कोई भी जो उद्देश्य, कोई भी जो लक्ष्य वो डिसाइड करेंगे ना, वही लक्ष्य हर व्यक्ति का होगा। अंतिम गोल जो होगा वो उसी लक्ष्य तक पहुंचना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 लोग अलग काम करें, 5 लोग अलग काम करें, नहीं, सबको एक ही लक्ष्य तक पहुंचना है। तो यहाँ पे सामान्य शब्द का जो अर्थ है वो है कॉमन। क्या? कॉमन लक्ष्य। देखिए, प्रशासन का पहला लक्षण क्या है? सामान्य लक्ष्य। तो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति, ये इसका पहला लक्षण है, पहली विशेषता है। प्रशासन में हम क्या करते हैं? सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति इसका पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्ष्य है कि माफ कीजिए, लक्षण। दूसरा इसका लक्षण है कि सामान्य लक्ष्य का पूर्व निर्धारण। पूर्व निर्धारण, पहले से ही लक्ष्य को निर्धारित कर लेना। अरे भाई, निर्धारित नहीं करोगे तो पहुंचोगे कैसे? सोचना तो पड़ेगा ना कि पीएससी करना है, तब तो पास करोगे, कि बिना सोचे कर लोगे? यानी कि सामान्य लक्ष्य का पहले हम पूर्व निर्धारित करेंगे, सामान्य लक्ष्य को, सामान्य लक्ष्य को डिसाइड कर लेंगे, तब जाकर हम उसको प्राप्त करेंगे। ये हमारे दो लक्षण हो गए, सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति, सामान्य लक्ष्य का पूर्व निर्धारण। तीसरा, सहयोग। सहयोग किसका? तो संगठनात्मक, पता है, संगठन में सभी का सहयोग, संगठनात्मक। दूसरा कि मानव का सामूहिक सहयोग, ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, है ना? संगठनात्मक और सामूहिक सहयोग प्रशासन का दूसरा लक्षण है। प्रशासन इसके बिना नहीं चल सकता, संगठनात्मक और सामूहिक सहयोग के बिना। तीसरा क्या है? समन्वय। समन्वय, अभी मैंने बात की, कोऑर्डिनेशन, मिलजुल कर काम करना। समन्वय किसका? समन्वय सबसे पहले तो मानव का, यानी ह्यूमन का, क्योंकि प्रशासन कौन चला रहा है? इंसान चला रहे हैं, मानव का। और दूसरा, दूसरा जो है वो भौतिक साधनों का, भौतिक साधनों का। यानी कि प्रशासन में समन्वय, तालमेल मानव के बीच में तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही भौतिक साधनों के बीच में भी, मानव और भौतिक साधनों का भी हमें समन्वय चाहिए। क्या मतलब है इसका? भौतिक साधन से मतलब कोई भी ऐसी वस्तु है, चाहे वो मशीन हो, वित्त हो, किसी तरह का कोई भी ऐसी चीज हो जिसका प्रयोग हम प्रशासन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करेंगे, वो भौतिक साधन हो गया। आप इसका एक एग्जाम्पल समझिए। इसका एक एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या लक्ष्य निर्धारित किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत? कि गरीब लोगों को घर देना है। अब ये बताइए कि जो भी लोक प्रशासक होगा इसके लिए जिम्मेदार, कितना ही प्रयास कर ले, जब तक वित्त या धन जो है उस गरीब इंसान को मिल ना जाए, क्या वो उसका घर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्योंकि सिर्फ इंसानी कॉपरेशन से काम नहीं चलेगा। इंसान और भौतिक साधन, यानी इंसान और यहाँ पे भौतिक साधन क्या है? धन, वित्त, इसका यहाँ पे समन्वय होना चाहिए। यानी कि तीसरा जो लक्षण है माफ कीजिए, प्रशासन का, वो क्या है? मानव और भौतिक साधन का समन्वय। तीसरा है नियंत्रण और निर्देशन। नियंत्रण और निर्देशन, क्या मतलब हुआ इसका? अभी मैंने डिस्कस किया, नियंत्रण क्या होता है? कंट्रोल। कंट्रोल कौन करेगा? कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा, कोई ना कोई तो जवाबदार इंसान कंट्रोल करेगा, तब तो लक्ष्य तक सही से पहुंच पाओगे, वरना कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा। निर्देशन, किसी को तो गाइडेंस देना पड़ेगा, कोई तो बोलेगा कि भाई साहब आप इस दिशा में जाइए, इस रोड पे जाइए, तब जाकर मंजिल में पहुंचेंगे, है ना? तो यहाँ पे नियंत्रण और निर्देशन जरूरी, लेकिन किसका जरूरी है? मानवीय गतिविधियों का। किसका जरूरी है? मानवीय गतिविधियों का। मानवीय गतिविधियों का। ठीक है, तो ये जो है कुछ 5 मैंने आप लोगों को लक्षण बताए। कौन कौन से? सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति, सामान्य लक्ष्य का पूर्व निर्धारण, संगठनात्मक और सामूहिक सहयोग, मानव और भौतिक साधनों के बीच समन्वय, मानवीय गतिविधियों का नियंत्रण और निर्देशन। ये हो गए आपके प्रशासन के लक्षण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रशासन की आवश्यकता हमें क्यों है, या प्रशासन का महत्व क्या है। ये दोनों का एक ही उत्तर है। अगर दोनों क्वेश्चन पूछ ले आपसे
कि प्रशासन की आवश्यकता बताइए तो भी आपको यही लिख कर आना है, यही छाप कर आना है। प्रशासन का महत्व बताइए तो भी आपको यही छाप कर आना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए, सबसे पहला महत्व क्या बोल रहा है? सामान्य नगरीय व्यवस्था संचालन से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन में प्रशासन की आवश्यकता हमें कहाँ है? सामान्य नगरीय व्यवस्था, यानी कि एक छोटा सा छोटा, अरे शहर ले लीजिए, शहर ही क्यों, आप एक गांव ले लीजिए, उसको चलाने में भी हमें प्रशासन की जरूरत पड़ रही है। एक नगर चलाने में हमको प्रशासन की जरूरत पड़ रही है, एक गांव चलाने में, और गांव से लेकर राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति के लिए भी हमको प्रशासन की जरूरत पड़ रही है। या प्रशासन का इस चीज में क्या है? महत्व है। कैसे? तो देखिए, राष्ट्रीय, आपको पता है आज देश कौन संभाल रहा है? लोक प्रशासक। स्टील फ्रेम कहते हैं लोक प्रशासन को, देश का रीढ़ कहा जाता है, नहीं कहा जाता है? क्योंकि राष्ट्र की जो भी दायित्व है, जो भी हमने लक्ष्य तय किए हैं, उसकी पूर्ति कौन कर रहा है? प्रशासन उसमें बहुत सहयोग कर रहा है, चाहे वो निजी प्रशासन हो, चाहे लोक प्रशासन हो। दोनों ही क्या कर रहे हैं? हमारे देश के विकास में बहुत ज्यादा सहयोग दे रहे हैं। यानी कि राष्ट्रीय दायित्व के निर्वहन में प्रशासन की आवश्यकता है, अंतरराष्ट्रीय दायित्व के निर्वहन में अंतरराष्ट्रीय दायित्व। ठीक है। विदेश मंत्रालय जो है, आपको क्या लगता है कि वहां पर काम कौन कर रहा है? ये प्रशासन ही तो कर रहा है, और विदेश मंत्रालय ही तो अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करता है। आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, लोक प्रशासन का हिस्सा है, जा रहे हैं ना दूसरे देशों में काम करने, यानी कि वहां पर भी अंतरराष्ट्रीय दायित्व में भी क्या काम कर रहा है? प्रशासन काम कर रहा है। दूसरा क्या पॉइंट है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी, संविधान में हमने क्या लक्ष्य तय किया है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है हमको। पुलिस राज्य कब था? अंग्रेजों के शासन में था। जनता के कल्याण से कोई मतलब नहीं था, बस क्या, जैसे तैसे पैसा कमा ले, बस इतना था। ब्रिटिश शासन का फायदा हो जाए, बस ये हमारा लक्ष्य। लेकिन आज हमारा लक्ष्य क्या है? जनता का हित हो, जो भी आखिरी पायदान में इंसान हो वो उठ जाए, उसकी स्थिति सुधर जाए। यानी कि हमने लक्ष्य लोक कल्याण में रखा है। दूसरा, तीसरा जो इसका पॉइंट है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापना। इन दोनों को आपको जोड़कर पढ़ना है, लिखना अलग अलग है, समझना जोड़कर है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापना, क्योंकि जब ये तीनों चीज हो जाएगी ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो जाएगा, तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो हमारा लक्ष्य है वो खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों का एक ही मीनिंग है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त हो गया, यानी कि लोक कल्याण हो गया। तो सामाजिक न्याय से क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? अच्छा, अगर आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं बार बार नीचे क्यों देखता हूँ, तो ये मेरा फोन है और ये मेरा पेन है, और मैं इससे यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है। ऐसे कोई किताब कॉपी नहीं रखी भाई, ये नहीं तो आप लोगों को लगेगा देख देख के, ऐसा नहीं है। ये मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल। ठीक है। तो सामाजिक न्याय स्थापना से क्या मतलब है? समाज में असमानताएं जो है वो समाप्त हो जाए। महिलाओं के अधिकार, थर्ड जेंडर यानी किन्नर के अधिकार, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, सभी को उनका अधिकार मिल जाए, और अधिकार इस स्तर पे मिल जाए कि असमानताएं ही समाप्त हो जाए। तब हम बोलेंगे कि सामाजिक न्याय जो है वो स्थापित हो चुका है, कोई भेदभाव नहीं है सामाजिक तौर पे। ये कैसे पूरा कर सकते हैं? ये हम पूरा कर सकते हैं सामाजिक विधान बनाकर। इसका एक तरीका हुआ सामाजिक कानून, जैसे कि सामाजिक विधान का एक है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989। इस इसका जो क्रियान्वयन है वो कौन करता है? पुलिस प्रशासन करता है। आ गई ना बात, प्रशासन आ गया ना, यानी कि सामाजिक न्याय स्थापना भी कौन करेगा? प्रशासन करेगा। हमें उसमें प्रशासन की आवश्यकता है, और ये प्रशासन का महत्व है। दूसरी चीज क्या है? आर्थिक 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 न्याय स्थापना का क्या मतलब है? क्या आर्थिक न्याय? धन का कहीं पे भी केंद्रीकरण ना हो, किसी एक व्यक्ति के पास धन जाकर जमा ना हो जाए, सब लोगों में धन का समान वितरण हो जाए। अरे समान वितरण ना सही, इतना तो हो जाए कि कोई गरीब ना हो। ठीक है, समान वितरण तो एक हाइपोथेटिकल बात होगी, मुमकिन ही नहीं है कि समान वितरण हो जाए। कम से कम कोई इंसान गरीब ना हो, इतने पैसे तो वो कमाए कि भैया एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन रख सके।
अब देखिए, आर्थिक न्याय स्थापना का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसको प्रशासन से लिंक करते हुए। भूमि सुधार। भूमि सुधार में हमने क्या किया? जमीनों को बांट दिया। एक सीमा तय की गई कि भैया एक व्यक्ति के पास इतनी इतनी जमीन होगी, बाकी बांट दो, भूमिहीन लोगों को दे दो। इसका भी काम किसने किया? प्रशासन ने किया। यानी कि प्रशासन यहाँ पर भी है। तीसरी चीज है राजनीतिक न्याय स्थापना। जो भी राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उन तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना राजनीतिक न्याय स्थापना, और ये भी काम प्रशासन कर रहा है। आप समझ गए होंगे। अब मेरे को इसमें बल देने की, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये भी काम कौन करता है? लोक प्रशासन। निजी क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति द्वारा लाभ के अर्जन पे। ठीक है। निजी क्षेत्र में अभी हम निजी प्रशासन जब पढ़ेंगे ना, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझना। निजी प्रशासन जो है वो लाभ कमाने के लिए काम करता है। तो निजी प्रशासन के लिए भी, निजी क्षेत्र के लिए भी प्रशासन की उतनी ही आवश्यकता है। सामाजिक जटिलताओं और और चुनौतियों जैसे गरीबी, भुखमरी, आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार आदि के निवारण में जितनी भी हमारी सामाजिक जटिलताएं हैं या सामाजिक कुरीतियां हैं, उनके लिए भी हमने अलग अलग कानून बनाए हैं। बाल विवाह के लिए बनाया है हमने। हाथ से मैला उठाना यानी मैनुअल स्क्वेंजिंग के लिए बनाया है हमने। ट्रिपल तलाक पे बनाया है। इसका काम कौन करेगा? लोक प्रशासन करेगा। ठीक है। फिर गरीबी हो, भुखमरी हो, आपदा प्रबंधन हो, भ्रष्टाचार निवारण हो, प्रशासन यहाँ पर काम करता है। इसके लिए हमको प्रशासन की आवश्यकता है। समाजवाद की स्थापना में हमारे राज्य की प्रकृति कैसी है? समाजवादी है। समाजवाद, हमारा जो समाजवाद है वो गांधीवाद की तरफ झुका है। और बिना प्रशासन के क्या हम समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी कि हमको यहाँ पर भी आवश्यकता है। योजनाओं की सफलता के लिए योजनाओं को क्रियान्वयन कौन करता है आज? लोक प्रशासक करते हैं। बना कौन रहा है योजनाएं? लोक प्रशासक बना रहा है। क्रियान्वयन कौन कर रहा है? लोक प्रशासक क्रियान्वयन कर रहा है। यानी कि यहाँ पर भी हमको आवश्यकता है। ये भी प्रशासन का महत्व है। प्रजातंत्र में तृणमूल लोकतंत्र की स्थापना के लिए। तृणमूल लोकतंत्र क्या मतलब हुआ? तृणमूल लोकतंत्र का कि ग्राउंड लेवल पे लोकतंत्र यानी समानता, सबको अधिकार मिल जाए, लोकतंत्र हो गया। और जब अंतिम पायदान पे यानी कि ग्राउंड लेवल पे सबको लोकतांत्रिक अधिकार मिल जाए, वो तृणमूल लोकतंत्र हो गया। और तृणमूल लोकतंत्र की स्थापना भी कौन करेगा? प्रशासन करेगा। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक देखते हैं। लोक प्रशासन। ठीक है, प्रशासन यहाँ हमारा लगभग समाप्त हो गया। एक दो छोटे मोटे टॉपिक होंगे वो हम पढ़ लेंगे। लोक प्रशासन की बात करते हैं। लोक प्रशासन का क्या मतलब है? देखिए, दो चीजों से मिलकर बना है, लोक और दूसरा क्या है? प्रशासन। लोक और प्रशासन। ये जो लोक प्रशासन में लोक विशेषण लगा है ना, इसके मोटे मोटे दो तीन अर्थ होते हैं। वो देख लेते हैं कौन कौन से अर्थ होते हैं। सबसे पहला इसका अर्थ है लोक यानी सार्वजनिक। लोक के मतलब जो है वो कुछ ये निकलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लोक का पहला मतलब है सार्वजनिक, यानी कि पब्लिक, ना कि प्राइवेट। सार्वजनिक ना कि निजी। दूसरा जो इसका मतलब निकलता है वो निकलता है जनता से संबंधित। लोक यानी जनता ही होता है। लोक यानी जनता ही होता है। लोक यानी जनता ही होता है। और यहां पर भी लोक का क्या मतलब है? जनता से संबंधित। संबंधित। इसका एक और मतलब है सरकार से संबंधित। इससे संबंधित, सरकार से संबंधित। और इसका जो आखिरी मतलब है जो आप लगा सकते हैं वो है लोक कल्याण का माध्यम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। लोक कल्याण का माध्यम। प्रशासन का क्या मतलब हुआ? ये तो हमने समझ लिया कि लोक विशेषण का क्या मतलब। प्रशासन का मतलब है राज्य या सरकार के अधिशासी कार्यों को करना। यहाँ पर प्रशासन है क्या? राज्य के अधिशासी कार्यों को करना। अधिशासी कार्यों को
करना। तो लोक प्रशासन का क्या मतलब हुआ? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लोक प्रशासन का मतलब हुआ कि लोक कल्याण के लिए राज्य के अधिशासी कार्यों को पूरा करना ही लोक प्रशासन है। ऐसा प्रशासन जो लोक कल्याण के लिए राज्य के अधिशासी कार्यों को पूरा करे, वही लोक प्रशासन है। अधिशासी कार्य मतलब गवर्निंग, सरकार से जुड़े, गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों को करना लोक प्रशासन है। इसके अलावा लोक प्रशासन का और कोई दूसरा मीनिंग मत लगा लेना, इतना बस है समझने के लिए। अभी परिभाषा में बदल जाएगा भाई साहब, अभी समझने के लिए। पहली परिभाषा देख लेते हैं वुड्रो विल्सन की। वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के जनक हैं। वुड्रो विल्सन वुड्रो विल्सन क्या बोलते हैं कि लोक प्रशासन का कार्य कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। कानून लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की गतिविधि है। वुड्रो विल्सन कहते हैं, जो कि लोक प्रशासन के जनक है, लोक प्रशासन के पिता है। जब हम विकास की बात करेंगे लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में, तब इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम इनकी परिभाषा पे ध्यान देते हैं। ये बोल रहे हैं कि लोक प्रशासन का कार्य कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। कानून को आपने लागू कर दिया व्यवस्थित रूप से, ये लोक प्रशासन हो गया। और कानून को लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही, हर एक कार्यवाही प्रशासन की गतिविधि है। इस बात को ध्यान रखिए। ये क्या बोल रहे हैं कि हर एक कार्यवाही जो है वो लोक प्रशासन की गतिविधि है। हर एक यानी प्रत्येक कार्यवाही, इस बात को याद रखिए। एलडी वाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन में वह सभी गतिविधियां शामिल है। ये भी बोल रहे हैं कि लोक प्रशासन में सभी गतिविधि शामिल है जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। एलडी वाइट क्या बोल रहे हैं? लोक नीति की पूर्ति करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं लोक प्रशासन है। ठीक है। लूथर गुलिक कहते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरकार और इसकी कार्यकारी शाखा से संबंध होता है। कार्यकारी शाखा से संबंध होता है। हालांकि प्रत्यक्षता विधिक और न्यायिक शाखाओं के साथ इसके संबंध में समस्याएं हैं। गुलिक क्या बोल रहे हैं कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा, एक तो ये प्रशासन को विज्ञान मान रहे हैं, ये भी बात नोटिसेबल है, आगे काम आने वाली है। सब जो भी बोल रहा हूं मैं आगे याद रखो, उनको रखो, काम आएगी। प्रशासन का वह हिस्सा है जिसका सरकार और इसकी कार्यकारी शाखा से संबंध होता है। ये बोल रहे हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सिर्फ सरकार की कार्यकारी शाखा से है, ना कि न्यायिक यानी कि न्यायपालिका और विधायिका शाखा से। अपने कार्यपालिका शाखा से संबंधित काम कर दिए सरकार की, आपका लोक प्रशासन हो गया। पिफनर की परिभाषा बड़ी ही बेहतरीन है। पिफनर क्या बोल रहे हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ है सरकारी कार्य करना, सरकारी काम करना, चाहे वह किसी स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन चलाना हो या टकसाल में सिक्के डालना। कोई भी काम कर लो लोक प्रशासन में, सरकार जो बोल रही है वो काम कर लो, वही लोक प्रशासन है। सरकार आपसे जो भी करवाए कर लो, लोक प्रशासन है। ये कौन बोल रहा है? पिफनर। ये परिभाषाएं आपको रटनी है, आपको ये परिभाषाएं समझ आई होंगी। नेक्स्ट जो है वो है हमारा लोक प्रशासन के क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र कहने का मतलब लोक प्रशासन किन क्षेत्रों में काम करता है, लोक प्रशासन के एरिया क्या क्या है, कहां पर लोक प्रशासन जो है अप्लाई हो सकता है, कहां पर किन फील्ड्स में ये काम करता है। हम जब भी, ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट विचारकों के मतों पे आधारित है। हर मुद्दे पर, लोक प्रशासन के हर एक मुद्दे पर जितने भी विचारक हैं, सबके अलग अलग दृष्टिकोण हैं, सबके मतों में अंतर है, सब बटे हुए हैं। इसलिए क्या होता है कि ये अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं और ये हमको सिद्धांतों के, हमको टॉपिक्स के अलग अलग दृष्टिकोण पढ़ने पड़ते हैं। और उसी से संबंधित जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक दृष्टिकोण है जिसे हम कहते हैं संकुचित दृष्टिकोण। अभी हमने पीछे गुलिक की परिभाषा पढ़कर आए हैं, तो और मैंने बोला था कि आप ये चीज याद रखना। अब हम उसी का विस्तार करते हैं। संकुचित दृष्टिकोण, कौन इसके समर्थक हैं? साइमन इसके समर्थक हैं, गुलिक इसके समर्थक हैं, विलोबी इसके समर्थक हैं। साइमन, गुलिक और विलोबी इसके समर्थक हैं। ठीक है।
आपसे पूछ सकता है 3 मार्कर में कि बताइए लोक प्रशासन के क्षेत्र के संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक कौन है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछला जो मेंस था उसमें एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या 3 मार्कर में बढ़ाई गई कि भैया सन बता दीजिए, किसने कब किया ये बता दीजिए, कहाँ क्या बता दीजिए, इसका मुख्यालय क्या है, ये सारी चीजें। अब क्योंकि 10 वर्ड्स में कर दिया है वर्ड लिमिट 3 मार्कर की, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। तो इसलिए आप जो प्री का जो फैक्चुअल नॉलेज था ना उस पर भी ध्यान दीजिए, ये चीजें बढ़ने वाली है क्योंकि इस बार ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत बड़ी है। आप देख लेना ये चीज। संकुचित दृष्टिकोण क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ सरकार की कार्यकारी शाखा से है। सरकार की कार्यकारी शाखा से। ये बोलता है कि इसका लोक प्रशासन का न्यायपालिका और विधायिका इससे कोई संबंध नहीं होता। सरकार की कार्यकारी यानी कि नीति निर्माण से जुड़े, नीति के इम्प्लीमेंट करने से जुड़े कामों को संभाल लो, वही आपके लिए लोक प्रशासन है। ये संकुचित दृष्टिकोण वाले लोग बोलते हैं। ठीक है। ये जो दृष्टिकोण है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसकी अच्छाइयां और बुराइयां क्या है। तो सबसे पहले इस दृष्टिकोण के अगर हम लाभ की बात करें तो देखिए, इसने एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया है कि भैया लोक प्रशासन का काम जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सरकार के कार्यकारी कामों को करना है। तो यहाँ पे एक विशेषज्ञता आ जाती है। क्या आ जाती है? विशेषज्ञता। दूसरी चीज कि क्षेत्र जब निर्धारित हो गया तो भटकाव की स्थिति नहीं बनती। आप दूसरी चीजें नहीं बोल सकते कि भैया लोक प्रशासन ये है ये नहीं है, भटकाव नहीं होगा अब आपको। यानी कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो निर्धारित हो गया, क्षेत्र निर्धारित हो गया। क्योंकि दूसरे जो दृष्टिकोण है उसमें ये बोला जा रहा है कि लोक प्रशासन का काम कुछ भी करना है, हर एक चीज करना है। ये बोल रहा है कि नहीं साहब, हर एक चीज नहीं करना है, सिर्फ सरकार के कार्यकारी कामों को करना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्षेत्र को निर्धारित कर दिया है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसकी सीमाएं क्या है, बात कर लेते हैं सीमाएं क्या है। इसकी सीमा सबसे बड़ी ये है कि ये ना लोक प्रशासन को स्थिर कर देता है, यानी कि उसको गतिशील नहीं छोड़ता। आपने बोल दिया कि भैया तू यही है, वो इंसान कभी विकास नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो वही है। उसने मान लिया है कि मैं यही हूं, यही मेरी प्रकृति है। तो इसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि ये स्थिरता प्रदान कर देता है लोक प्रशासन को। दूसरी ये है कि संकुचित दृष्टिकोण मतलब संकुचितता का भाव है, व्यापकता का भाव नहीं है, संकुचितता का भाव है। ये हमारा लोक प्रशासन में संकुचित दृष्टिकोण जो है वो पूरा हुआ। अगला दृष्टिकोण क्या है? व्यापक दृष्टिकोण। ठीक है। जस्ट उसका उल्टा। अभी हमने ये चीज पढ़ी थी। कौन कौन इसके समर्थक है? विल्सन इसके समर्थक हैं, व्हाइट इसके समर्थक हैं, निग्रो और पिफनर इसके समर्थक है। पिफनर ने क्या बोला था? सरकार के हर काम को करना। विल्सन ने क्या बोला था? प्रत्येक गतिविधि को करना। एल डी व्हाइट ने क्या बोला था? प्रत्येक गतिविधि को करना लोक प्रशासन के अंदर आ जाता है। तो इस दृष्टिकोण से संबंधित विचारक क्या मानते हैं कि लोक प्रशासन का कार्य जो है वो सरकार की तीनों शाखाओं से है। सरकार की तीनों शाखाओं से है, तीनों शाखाओं से। लोक प्रशासन जो है वो सरकार की तीनों शाखाओं के काम करता है। कौन कौन सी तीनों शाखाएं देख लेते हैं। आपको पता है राज्य की 3 शाखाएं होती है, कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है। कार्यपालिका शाखा से मतलब ये है कि लोक प्रशासन कार्यपालिका शाखा के अंदर क्या काम करेगा, तो ये काम करेगा नीति निर्माण का, नीति निर्माण का, नीति क्रियान्वयन का। ठीक है। विधायिका से क्या संबंध है? ये कानून बनाने में सरकार की मदद करेगा।
क्या करेगा? कानून बनाने में सरकार की मदद करेगा। न्यायपालिका से क्या काम करेगा कि लोगों को न्याय प्रक्रिया में सहभागी बनाने में सहायता प्रदान करेगा। कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया, ये करो, तो वो कोर्ट के उस आदेश को फॉलो करेगा, उसका क्रियान्वयन कराएगा। यानी कि व्यापक दृष्टिकोण के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सरकार की तीनों शाखाएं जो हैं वो लोक प्रशासन का क्षेत्र है। सरकार की तीनों शाखाओं के का कार्य करना ये लोक प्रशासन का क्षेत्र है। हम इस बात को मान रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित दृष्टिकोण है वो है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण जो है उसको दिया था लूथर गुलिक ने। किसने दिया था? लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने। क्या बोलते हैं लूथर गुलिक? लूथर गुलिक कहते हैं कि भैया मैं बता दे रहा हूं आपको कि ये 7 क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन काम करता है और लोक प्रशासन को यही 7 काम करने चाहिए। और इन 7 कामों को उन्होंने बोला पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। हर जो लेटर यहाँ पे लिखा है ना, POSTCORP, सबका एक मतलब है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण के अंदर। पी का क्या मतलब है? पी का मतलब है प्लानिंग। पी का मतलब है प्लानिंग। यानी कि प्रशासन के अंदर क्या काम होगा? योजना बनाने का काम होगा। योजना बनाने का काम, लक्ष्य निर्धारण के लिए योजना बनाना, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ तो होगा नहीं। तो योजना बनाना लोक प्रशासन के अंदर आता है। ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन का निर्माण, क्योंकि संगठन ही तो टीम वर्क कर पाएगा। संगठन बनेगा तभी तो लोग नियंत्रित, निर्देशित, समन्वित रह पाएंगे। तो लोक प्रशासन का क्या काम है? संगठन बनाना। तीसरा इन्होंने बोला स्टाफिंग। एस फॉर स्टाफिंग। स्टाफिंग, स्टाफिंग का संबंध है कर्मियों से। यानी कि जो भी कर्मचारी हैं, जो भी कर्मी हैं, जो भी काम कर रहे हैं उस संगठन के अंदर, उस उसमें भर्ती करना, प्रशिक्षण करना, पदोन्नति करना, उनको मोटिवेट करते रहना, यानी ये इससे रिलेटेड जितने भी काम है, परीक्षा लेना, ये स्टाफिंग के अंदर आ जाता है। डी का क्या मीनिंग हो गया? डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, यानी निर्देशित करना। क्या करना? निर्देशित करना। आपको पता है निर्देशित करने का मतलब क्या है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। क्या करेंगे कि जो भी हायर अथॉरिटी है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसके कर्मचारियों को, जो लोअर जो अधिकारी हैं, उनको क्या करेंगे? दिशा निर्देश देंगे, एक सही दिशा में उनको गाइड करेंगे कि आप ये कार्य कर लीजिए। तो ये भी लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। तीसरा है को, सीओ, दोनों का सम्मिलित मतलब है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी कि समन्वय। फिर वही बात, लोक प्रशासन क्या करता है? समन्वय बनाकर चलता है। किसके बीच? इंसानों के बीच, और इंसानों और भौतिक साधनों के बीच। आर, आर का मतलब है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यानी कि सूचना देना। सूचना देना, किसको सूचना देना? जिस भी संस्था के प्रति आप उत्तरदायी हैं, उस संस्था को, उस संगठन को, उस व्यक्ति को आपको समय समय पर जानकारी देनी पड़ेगी कि भैया क्या स्टेटस है, कहां तक पहुंचे, कहां तक काम हुआ। ये भी एक काम है लोक प्रशासन का, ये भी एक क्षेत्र है लोक प्रशासन का जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन काम करता है। बी यानी बजटिंग। क्या? बजटिंग। ठीक है। बजटिंग यानी आप समझ गए, वित्त, यानी वित्तीय मामलों का प्रबंध करना। वित्तीय मामलों का प्रबंध करना क्या है? बजटिंग है। ये समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो ये 7 हो गए हमारे, ये जो ई वाला टर्म है ना, ई, ई फॉर इवेल्युएटिंग यानी मूल्यांकन, ये 1971 में ऐड हुआ था। कब ऐड हुआ था? 1971 में। ये हमेशा से नहीं था, ये लूथर गुलिक ने नहीं दिया, कुछ विचारक ने पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में इसको जोड़ दिया। इवेल्युएटिंग यानी मूल्यांकन करना, जो भी परिणाम आ रहे हैं, जो भी प्रगति हो रही है, उसका मूल्यांकन करना। ठीक है। ये पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण है। लूथर गुलिक का मानना है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है वो इन 7 कामों के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु दृष्टिकोण। ये जो विषय वस्तु दृष्टिकोण है ना, ये जस्ट उसका उल्टा है। लेविस
मरियम नाम के एक थे, लेविस मरियम, उन्होंने दिया। लेविस मरियम ने। ये जो दृष्टिकोण है ना, ये एक्चुअली में पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण का एक तरह से विरोध जैसा है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये बोलते हैं कि जो लोक प्रशासन है, लेविस मरियम क्या बोलते हैं, लेविस जी, लोक प्रशासन जो है वो पोस्ट कॉर्प से नहीं चलता है। पोस्ट कॉर्प से नहीं चलता है, पोस्ट कॉर्प पर निर्भर नहीं करता है। तो किस चीज से चलता है? ये चलता है सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर। सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर निर्भर है ये। किस पर निर्भर है? सरकार द्वारा दी जाने सेवा पर। कौन सी सेवाएं हो सकती है? कोई भी सेवा हो सकती है। कृषि हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है। तो ये जो सारी सेवाएं हैं, ठीक है, ये जो सारी सेवाएं हैं, कृषि, स्वास्थ्य या अन्य जो भी सेवाएं हैं, इनको बोला जाता है विषय वस्तुएं या विषयगत वस्तुएं। इस दृष्टिकोण के अंदर इन्होंने बोला कि जो लोक प्रशासन है वो पोस्ट कॉर्प पर निर्भर नहीं करता, पोस्ट कॉर्प उसके लिए जरूरी नहीं है। ये निर्भर करता है सरकारी सेवाओं, जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य, पुलिस, रक्षा, ऐसी विषयगत वस्तुओं पर निर्भर करता है। इसलिए इसको विषय वस्तु दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है। लोक प्रशासन किस पर निर्भर करता है? इस पर निर्भर करता है सरकारी सेवाओं पर। ठीक है, ये विषय वस्तु दृष्टिकोण हो गया। अब इसके बाद है लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण। लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण। लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण जो है वो ड्रोर और लासवेल ने दिया। किसने दिया? ड्रोर और लासवेल नामक विचारक ने दिया, राजनीतिक विद्वानों ने दिया। ये कहते हैं कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है ना, लोक प्रशासन का जो काम है वो लोक नीति को बनाना है। लोक नीति को बनाना और लोक नीति को इम्प्लीमेंट कर देना। लोक नीति को इम्प्लीमेंट कर देना, लोक नीति का क्रियान्वयन कर देना। यही लोक प्रशासन का लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण। लोक नीति को बनाओ, लोक नीति को क्रियान्वयन कर दो। ड्रोवर लासवेल बोलते हैं इतना काम कर लिया, लोक प्रशासन है। ठीक है भैया, मान लिए। नेक्स्ट क्या है? लोक निजी प्रशासन। अब ये जो लोक निजी प्रशासन है ना, ये भी आपस में बटा हुआ है। यहाँ पे हम लोक और निजी प्रशासन के बीच में थोड़ा सा संबंध स्थापित करते हुए इस दृष्टिकोण को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे भी जो है ये जो दृष्टिकोण है, इसमें भी दो जो है मत हैं। एक बोलता है कि लोक और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं। दूसरा जो है दृष्टिकोण वो बोलता है कि भाई दोनों में अंतर है। ठीक है। अंतर नहीं मानने वाले जो लोग हैं उनमें कौन है? फॉलेट, गुलिक, फॉलेट, गुलिक और उर्विक जैसे विचारक हैं। ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि दोनों में अंतर नहीं है, उनमें साइमन और पॉल एप्पल भी महत्वपूर्ण है। पॉल एप्पल भी, आपने नाम सुना होगा इनका, पॉल एप्पल भी का। भारत में आप इनको, पॉल एप्पल को एक तरीके से लोक प्रशासन का जनक मान सकते हैं भारत में। ये जो थे, इन्हीं ने ही नेहरू को बोला था कि आप एक लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कीजिए। और इनका राजनीति शास्त्र से बहुत जुड़ाव है। भारतीय संविधान के ऊपर बहुत सारी बातें इन्होंने बोली है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोली और जहां पे जरूरी हुआ इन्होंने आलोचना भी की। चलिए, पाले पल्लवी को अलग हटाओ। लोक निजी प्रशासन कह रहा है कि भैया लोक और निजी प्रशासन में अंतर है। दूसरे विचारक मान रहे हैं कि अंतर नहीं है, यानी कि लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में अंतर नहीं है। उनका मानना है कि दोनों के जो क्षेत्र हैं वो एक ही हैं। ठीक है, अगला दृष्टिकोण देख लेते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण, ये मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट दृष्टिकोण है। ये बोलता है कि लोक प्रशासन को आप एक क्षेत्र में नहीं बांध सकते हो कि तू कार्यकारी ही कार्य कर,
जो काम निजी प्रशासन कर रहा है तो वही काम कर। ये सब गलत है। ये बोलता है कि लोक प्रशासन जो है वो सरकारी सेवाओं के अनुरूप, यानी कि सरकार जो सेवाएं प्रदान कर रही है उसके हिसाब से बदलता रहता है। क्या बोल रहा है ये? सरकारी सेवा के अनुरूप परिवर्तनशील है, इसको गतिशील नहीं मान सकते। ये कैसा है? परिवर्तनशील है। सही भी बात है। लोक प्रशासन क्या है? समय के साथ बदलता है। जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं समय के साथ उसके अनुसार ये बदलते रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब औरंगजेब हमारे देश में शासन कर रहा था, तब तो उसने मंदिर तोड़वाने के लिए अलग से अधिकारी रख लिए थे, प्रशासक रख लिए थे कि जाओ मंदिर तोड़ो। आज के टाइम में क्या ऐसा है? उस टाइम पे क्या था? लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या हुआ था? एक तौर पे देखे तो जनता के खिलाफ काम करना भी वहां पे लोक प्रशासन का कार्य हो गया था, प्रशासन का कार्य हो गया था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है? भैया आज के टाइम में मंदिर तोड़ दोगे बवाल हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए समय के साथ लोक प्रशासन के क्षेत्र जो है बदलते रहते हैं। ये आधुनिक दृष्टिकोण का मानना है और बहुत बेहतरीन बात है। आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो 3E के सिद्धांत पे काम करता है। कैसे काम करता है? 3E पर। 3E से मतलब है कौन कौन से ई? एक तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी कि दक्षता। कम इनपुट ज्यादा आउटपुट। कम पैसा लगाओ ज्यादा लाभ पाओ, कम मेहनत लगाओ ज्यादा लाभ पाओ। ये एफिशिएंसी दक्षता है। दूसरा है इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी मित व्ययिता। मित व्ययिता, पैसे कम से कम खर्च करो। ये बोलता है आधुनिक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के अंतर्गत पैसे कम खर्च करो, फिजूल खर्ची को रोको, भ्रष्टाचार को रोको, लाल फीताशाही को रोको। तीसरा क्या है? इफेक्टिवनेस। क्या? इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशालिता। लोक प्रशासन कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। तभी तो हम उसके लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लोक प्रशासन प्रभावशाली नहीं है तो उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना भी कैसा है? मुश्किल काम है। इसके बाद है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कुछ नहीं है। ये बोलते हैं कि लोक प्रशासन का काम सिर्फ है वो लोक कल्याण की प्राप्ति करना है। लोक कल्याण की प्राप्ति करना ही लोक कल्याण का लोक प्रशासन का काम है। ये कहना है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण पर। तो हमारे जो लोक प्रशासन का क्षेत्र था वो खत्म हो गया है। लोक प्रशासन कहाँ काम करता है ये हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति। हम डिस्कस करते हैं हम लोक प्रशासन की प्रकृति, यानी कि लोक प्रशासन का नेचर जो है, इसका स्वभाव जो है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है। इसमें सबसे पहला है हमारा प्रबंधकीय दृष्टिकोण एवं एकीकृत दृष्टिकोण। यहाँ पे भी अलग अलग दृष्टिकोण करके हमको चलना होगा। सबसे पहला जो है यहाँ पर वो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण एवं एकीकृत दृष्टिकोण। और दूसरा जो है कला अथवा विज्ञान या दोनों, ये दृष्टिकोण है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भैया लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण को समझाइए या एकीकृत दृष्टिकोण को समझाइए। या पूछ सकता है कि क्या लोक प्रशासन कला है, या पूछ सकता है कि क्या लोक प्रशासन विज्ञान है, या फिर आपको पूरा ही बोल सकता है कि लोक प्रशासन की प्रकृति को समझाइए। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण देखेंगे, फिर एकीकृत देखेंगे और उसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण देख लेते हैं। सबसे पहला प्रबंधकीय, इसके समर्थक कौन कौन है? साइमन है, थॉम्पसन है, स्मिथबर्ग है और गुलिक है। साइमन, थॉम्पसन, स्मिथबर्ग और गुलिक। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब भी हम शादियों में जाते हैं तो वहां पे दो टाइप के लोग होते हैं। दो टाइप के लोग, एक होते हैं फूफाजी टाइप्स, है ना, जो फूफाजी लोग होते हैं, और एक होते हैं नॉर्मल लोग, हम जैसे। ये जो फूफाजी टाइप्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक जगह खड़े हो जाएंगे, एक जगह कुर्सी लगाकर बैठ जाएंगे और ऑर्डर फरमाते रहते हैं। जाओ ये कर लो, यहाँ की लाइटिंग देख लो, यहाँ के फूल देख लो, खाने का देख लो। और हमको क्या करना पड़ता है? नॉर्मल इंसान को क्या करना पड़ता है? जो भी ऑर्डर दे रहे हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो फूफा जी हैं, ये काम खुद नहीं कर रहे, ये काम करवा रहे हैं। और फूफा जी अपने आप को क्या बोलते हैं कि भैया हम तो मैनेजर हैं। यानी कि फूफा जी यहाँ पे क्या रोल अदा कर रहे हैं? प्रबंधक का, मैनेजर का।
और हम क्या रोल अदा कर रहे हैं? हम कर्मचारी का रोल कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? इनके कामों को सुनना। ठीक वही दृष्टिकोण प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत समझा जा सकता है। ये जो साइमन थॉमसन, स्पिलबर्ग और गुलिक लोग हैं ना, ये अपने आप को प्रबंधक मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया, जो लोक प्रशासक है ना, वो प्रबंधक है। उसका काम क्या है? उसका काम है, उसका संबंध है काम कराने से। उसको खुद काम नहीं करना है, उसको सिर्फ प्रबंध करना है, उसको मैनेज करना है। काम तो कर्मचारी व्यक्ति कर लेगा। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि जो लोक प्रशासन का संबंध है, लोक प्रशासन का संबंध है, वो प्रबंधकीय गतिविधियों से है। किससे? प्रबंधकीय गतिविधियों से। प्रबंधकीय गतिविधियों से क्या हो सकती है प्रबंधकीय गतिविधियां? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए संगठन बनाना हो गया, ठीक है, नियंत्रण हो गया, निर्देशन हो गया, नियंत्रण हो गया, निर्देशन हो गया, समन्वय हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रबंधकीय गतिविधियां करने का काम कौन करेगा? वो वो लोक प्रशासन करेगा। लोक प्रशासन का नेचर है कि प्रबंध करना। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि लोक प्रशासन का काम क्या है? कार्य कराना, ना कि करना। कार्य कराना, ना कि करना, ठीक है। ये बोलते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध प्रबंधकीय गतिविधियों से है, ना कि अन्य गतिविधियां। उदाहरण के एक लिपिकी यानी क्लर्क का काम। क्लर्क का काम कौन करेगा? वो क्लर्क करेगा। आप उसको लोक प्रशासक नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो लोक प्रशासन का नेचर ही नहीं है ऐसे कामों को करना। तो ये हमारा प्रबंधकीय दृष्टिकोण हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन का काम जो है सिर्फ इतना है कि मैनेजमेंट संभालना। अगला दृष्टिकोण है एकीकृत दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण बोलता है कि जो लोक प्रशासन है, उसका काम सिर्फ मैनेज करना नहीं है, सिर्फ प्रबंधन करना नहीं है, प्रबंध संभालना नहीं है। इसका इसमें अन्य गतिविधियां भी शामिल है ना। यानी कि प्रबंधन तो है ही है, साथ ही अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। यानी कि इसके अंदर कर्मचारी गतिविधियां, उदाहरण के लिपिकीय, क्लर्क की, टाइपिंग की, हर एक गतिविधियां जो कि लक्ष्य निर्धारण में काम आए, वो सारी गतिविधियां इसके अंदर शामिल है। यानी कि प्रबंध की गतिविधियां, अन्य गतिविधियां, सभी इसमें शामिल हैं। ये बोलते हैं कि प्रशासन का काम सिर्फ कार्य कराना नहीं है, बल्कि खुद कार्य करना भी है। कराना भी है और करना भी है। यानी कि एकीकृत दृष्टिकोण क्या है? सब चीजों को एकीकृत करते हुए चल रहा है। ये एकीकृत दृष्टिकोण वाले का मानना है। दोनों के लाभ हानि को डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों को फायदे क्या है, नुकसान क्या है। देखिए, दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। तो तो एक का लाभ दूसरे के लिए हानि हो जाएगा, दूसरे का हानि एक के लिए लाभ हो जाएगा। सीमा जो है, एक का एडवांटेज हो जाएगा और एक का डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण हमने पढ़ा ना, इसकी कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्या है? सबसे पहले तो ये वर्चस्ववादी है। वर्चस्ववादी यानी कि ये बोलता है कि हम प्रशासक हैं, हमारा वर्चस्व रहेगा, हम काम कराएंगे। दूसरी चीज ये बोलता है, दूसरी जो इसमें समस्या है, वो है कि ये असमानता का पोषक है। क्या का पोषक है? असमानता का। यानी कि ये समानता के विरोध में है। ठीक है, ये भी बात आप समझ गए, क्योंकि ये भेदभाव कर रहा है जो सबऑर्डिनेट है उनसे। तीसरा, ये गैर लोकतांत्रिक है। कैसा है? गैर लोकतांत्रिक है। कोई भी चीज अगर असमान है तो वो लोकतांत्रिक कैसे हुई? लोकतंत्र तो समानता पे आधारित होता है। इसका मतलब जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण था वो कैसा है? गैर लोकतांत्रिक है। तो ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण की सीमाएं हैं। और जस्ट इसका उल्टा जो है, वो एकीकृत दृष्टिकोण के एडवांटेज हो जाएंगे, एकीकृत दृष्टिकोण के लाभ हो जाएंगे। यानी कि ये कैसा है? समानता का पोषक है, लोकतांत्रिक है, ये वर्चस्ववाद के विरुद्ध है। इसका एक और जो हानि है, एक और जो सीमा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण की, वो ये है कि ये जो क्षैतिज संप्रेषण है,
उसको बाधित करता है, क्षैतिज संप्रेषण को कैसा करता है, बाधित करता है। और जो एकीकृत दृष्टिकोण है वो क्षैतिज संप्रेषण को या क्षैतिज संवाद को क्या करता है, उसको विकसित करता है, उसको बेहतर ढंग से सुचारू करता है। क्षैतिज संप्रेषण का क्या मतलब है कि सभी लोग क्षैतिज हैं, सबकी जो पोजीशन है वो समान है। और जब पोजीशन समान होगी तो मित्रवत संबंध स्थापित होते हैं, फ्रेंडली संबंध स्थापित होते हैं। तो जो संप्रेषण होते हैं, जो संबंध बनते हैं, जो संवाद होता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन जो प्रबंध की विचारक हैं वो ऊर्ध्वाधर संप्रेषण की बात करते हैं, आप हमसे नीचे हैं, आप हमारे ऊपर आइए। यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, दिक्कत होती है। तो ये एकीकृत दृष्टिकोण है। तो ये हमारे प्रबंधकीय और एकीकृत दृष्टिकोण जो है वो समाप्त होते हैं। समझ आया होगा आपको। अब बात करते हैं कि लोक प्रशासन कला के रूप में। यहाँ पे बात ये है कि कुछ विचारक जो हैं उनका मानना है कि जो लोक प्रशासन है वो कला है। कुछ मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है, कुछ मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, कुछ मानते हैं कि लोक प्रशासन कला भी है और विज्ञान भी है। तो वही चीज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कला क्या है। अभी तो समझ में आ गया कि लोक प्रशासन कला है या नहीं। कला का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जो कि आप अपने कौशल से, अपनी योग्यता से, अपनी निपुणता से, अपनी दक्षता से इस ढंग से कर दे कि उस कार्य में विशिष्टता उत्पन्न हो जाए, काम में क्या हो, एक स्पेशलिटी आ जाए, काम देखने में अच्छा लगे, वही कला हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी ने डांस मूव कुछ सोची, खोजी, बहुत मेहनत की उसने, प्रयास किया, अपने आप को ट्रेन किया उसने, और उसने उसको एक विशिष्ट तरीके से, एक स्पेशल ढंग से कर दिया कि वो देखने में बहुत सुंदर लगने लगा, मनमोहक लगने लगा, मजा आने लगा उसको देखकर। और उस डांस फॉर्म में क्या होने लगा, एक विशिष्टता उत्पन्न हो गई, क्योंकि आड़े टेढ़े हाथ पैर हिला देना थोड़ी ना कला है भाई। ऐसा होता तो हर कोई डांसर होते, ये चीज नहीं है। तो कला होने के लिए सबसे पहली चीज है कि जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आर्ट फॉर्म है, वो अपने आप में विशिष्ट होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। तो ये जो कला है और लोक प्रशासन है, इनके बीच विचारकों ने कुछ समानताएं देखी। क्या देखी, समानताएं देखी, समानताएं देखी, एनोलॉजी देखी। और इन समानताओं के आधार पर बोल दिया कि लोक प्रशासन भी कला है। दोनों में कुछ समानता है तो लोक प्रशासन कला है। और इसी के एक समर्थक है एल डी वाइट। एल डी वाइट बोलते हैं कि प्रशासन विज्ञान है, नहीं है, ये बात अभी के लिए छोड़ दो। बात तो ये है कि लोक प्रशासन अभी तो कला है, इसको अभी कला रहने दो। तो अब देख लेते हैं कि भाई हम क्यों मान रहे हैं लोक प्रशासन को कला। तो इसमें पहला पॉइंट है सर्वमान्य सिद्धांत। क्या है, सर्वमान्य सिद्धांत। यानी कि जिस तरह लोक प्रशासन में, जिस तरह कला में कुछ सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक उसी तरह लोक प्रशासन में भी कुछ सिद्धांत है। उदाहरण के लिए कि अगर आप भरतनाट्यम करते हैं, एक डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, वो करते हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेशल मुद्राएं होंगी, कुछ उसके सिद्धांत होंगे, तभी उसको हम एक आर्ट फॉर्म मान रहे हैं। ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन के भी कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, जैसे कि आदेश की एकता, संगठन, पद संवाद, ये सब प्रशासन के सिद्धांत है। दोनों में सिद्धांत काम कर रहे हैं, दोनों के यूनिवर्सल सिद्धांत है। विशेष रुचि और गुण दूसरा है, दूसरी समानता। जिस प्रकार एक कलाकार को सफल होने के लिए विशेष रुचि और गुण उसमें होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार एक प्रशासक को सफल होने के लिए भी उसके अंदर भी एक विशेष रुचि, प्रशासन के लिए, लोक प्रशासन के लिए, और उसके अंदर भी कुछ गुण होने चाहिए। ये समानता, इस आधार पर हम इसको कला कह दे रहे हैं। अगर किसी के अंदर क्रिकेट खेलने की रुचि है, उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर, उसके अंदर क्रिकेट खेलने की रुचि है, उसका बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने का, उसके अंदर क्वालिटी भी है, उसके पास टेक्निक भी है, दुनिया के महानतम बल्लेबाज है। तो ठीक उसी प्रकार वो कब सफल हुआ, जब उसके पास रुचि थी और गुण थे, रुचि थी और टैलेंट था। इसी प्रकार प्रशासक भी सफल होगा अगर उसके पास रुचि भी होगी और गुण भी होगी। तो ये दूसरी समानता है, और इस आधार पर हम कला को क्या मान सकते हैं, लोक प्रशासन मान सकते हैं। तीसरा, अभ्यास की आवश्यकता। दोनों में ही अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। आपको पता है बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पता है आपको।
इसको समझाने की जरूरत नहीं है। एक प्रशासक बनने के लिए भी आपको जरूरत है, एक कलाकार बनने के लिए आपको अभ्यास की जरूरत है। विकास की प्रक्रिया, जिस प्रकार कला का समय के साथ विकास हुआ है, उसी प्रकार लोक प्रशासन का भी समय के साथ क्या हुआ है, विकास हुआ है। समझ लेते हैं। देखिए, कला के में आप पेंटिंग का उदाहरण ले लीजिए। आज से हजारों साल पहले लोग क्या कर रहे थे, गुहा चित्र जब बना रहे थे, वो शैल चित्र जब बना रहे थे, तो वो सिर्फ लकीरें बना दे रहे थे। आज के टाइम में तो रियलिस्टिक पेंटिंग्स बन जा रही है, एकदम इंसानों की तरह। आपको फोटो में और पेंटिंग में कोई अंतर नहीं समझ में आएगा। ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन भी जो है, उसका भी समय के साथ विकास हुआ है। अभी मैंने एक औरंगजेब वाला आपको उदाहरण दिया था, ठीक है। और अगर उदाहरण आपको देखना है, तो पहले जो लोक प्रशासन था, उसका काम क्या था, एक सतही काम था, वो ऊपरी काम था। अब तो लोक प्रशासन विकास होते हुए इतना ज्यादा घुस गया है कि हर जगह पे आपको लोक प्रशासन दिख जाएगा। अगला है परिवर्तनशीलता। ठीक है, परिवर्तनशीलता, जिस प्रकार कला अपने आप को देश काल के सापेक्ष परिवर्तित करती है, बदल लेती है, उसी प्रकार लोक प्रशासन ने भी अपने आप को समय के साथ बदला है। देश काल से के सापेक्ष कला के परिवर्तित होने का मतलब है कि स्थान के हिसाब से और समय के हिसाब से। समय के हिसाब से मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कैसे जो पेंटिंग्स है, एक एग्जांपल वो विकसित हुई है। देश के हिसाब से हमारे यहाँ भरतनाट्यम डांस फॉर्म है, सऊदी अरेबिया में बेली डांसिंग है। तो परिवर्तनशीलता जो है कला में देखी जाती है, ठीक वैसे ही प्रशासन में भी परिवर्तनशीलता देखी जाती है। उदाहरण के लिए, जब सती प्रथा इस देश में लीगल थी, तो जो भी राजा महाराजाओं के प्रशासक होते थे, वो खुद जाकर करवा देते थे, लो कर लो। लेकिन आज के टाइम में सती प्रथा कैसी है, बंद है, बैन है। तो अब जो है लोक प्रशासन जो है वो परिवर्तित हो गया, अब तो सजा कर देगा प्रशासन। तो इसका क्या मतलब है कि लोक प्रशासन भी कैसा है, परिवर्तनशील है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का क्या मतलब है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, ठीक है। कला तो क्रिएटिविटी का ही नाम है, जितना आप क्रिएटिव होंगे आपकी कला में उतना ही निखार आएगा। ठीक है, इसी प्रकार लोक प्रशासक भी तभी सफल हो सकता है जब वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे, कुछ क्रिएटिव करे। सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन पैमाना तो आप मान सकते हैं। प्रत्येक कला का साधन होता है, अगला पॉइंट है। जिस प्रकार हर एक कला का कोई ना कोई साधन होता है, जैसे पेंटिंग का साधन ब्रश है, डांस का साधन मुद्राएं हैं, ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन के भी कुछ साधन होते हैं। साधन मानवीय भी हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं, पढ़ चुके हैं ये। मानवीय भी हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं। तो ये इन आधारों पर सर्वमान्य सिद्धांत, विशेष रुचि गुण, अभ्यास की आवश्यकता, विकास की प्रक्रिया, परिवर्तनशीलता, सृजनात्मकता, प्रत्येक कला का साधन होता है। इन आधारों पर हम मान सकते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, कला है। पेपर में आएगा, छाप देना, याद करना पड़ेगा छापने के लिए। अब अगला है लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में। लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं है, ठीक वही बात। समानता के आधार पे, असमानता के आधार पर मान लिया गया है कि लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले बात कि विज्ञान क्या है, तो हमारे चारों ओर किसी भी विषय का, किसी भी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है, विज्ञान है, बेसिक परिभाषा है। जिस प्रकार विज्ञान में क्रमबद्ध अध्ययन होता है, लोक प्रशासन में भी क्रमबद्ध अध्ययन होता है, कर रहे हैं। ठीक है, इस आधार पे हम मान सकते हैं। अभी धीरे धीरे हम लोक प्रशासन क्रमबद्ध अध्ययन करते चल रहे हैं। ये सिर्फ आपको एमपीपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोक प्रशासन से ही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही डिग्री करते, तो आपको समझ में आता कि भैया इसका क्रमबद्ध अध्ययन कैसे करते हैं। अभी तो हम सतही तौर पर ही पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज है निश्चितता का अंश। जिस प्रकार विज्ञान में निश्चितता का अंश होता है, ठीक उसी प्रकार, माफ कीजिए, जिस प्रकार विज्ञान में निश्चितता होती है, निश्चितता का अंश नहीं होता, विज्ञान में निश्चितता होती है, ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी निश्चितता होती है। लेकिन यहाँ पे पूर्ण निश्चितता नहीं होती है, लोक प्रशासन में निश्चितता का अंश मात्र होता है, कुछ परसेंट ले सकते हैं आप, समझिए इस बात को। निश्चितता यानी कि चीज जो है वो निश्चित है। विज्ञान में उदाहरण के लिए, आप अगर अम्ल में क्षार मिलाओगे, अम्ल में क्षार मिलाओगे तो लवण बनेगा ही बनेगा, ये बात निश्चित है। ये बात कैसी है, निश्चित है, अम्ल क्षार मिलाने पे।
ठीक उसी प्रकार जो कुछ कुशल प्रशासक होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग प्रशासक होते हैं, वो बता देते हैं कि भैया ये जो आंकड़े हैं, ये जो बातें हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि उससे लग रहा है कि ये तो होना तय है आगे। ठीक है, लेकिन बात ये है कि लोक प्रशासन जो है ना, वो काम करता है मानव, वो करता है मानव के आधार पे काम, मानव से काम लेता है। और मानव जो है वो भावनात्मक होता है, इमोशनल होता है। हर इंसान की सोचने की प्रकृति जो है, थिंकिंग जो है वो अलग होती है। और जब मानव वहां पर जुड़ गया, उसकी निजी विचार पद्धति वहां पर जुड़ गई, तो जरूरी नहीं है कि वो काम निश्चित ही हो, क्योंकि हर इंसान के काम करने का, सोचने का तरीका अलग होता है। इसलिए यहाँ पे निश्चितता जो है वो कम हो जाती है, और निश्चितता का मात्र एक अंश रह जाता है। 100% नहीं कह सकते कि चीजें निश्चितता होगी ही होगी। अगला क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। ठीक है, तो विज्ञान में तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता ही है, कोई दो राय नहीं है। लोक प्रशासन में भी होता है। कैसे होता है कि कई बार क्या होता है कि जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको एक करना, या फिर आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, ई गवर्नेंस देख रहे हैं, उसमें हम एक वैज्ञानिक पद्धति देख सकते हैं। तो दोनों ही जगह में क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का बराबर प्रयोग है। सिद्धांतों का विकास, जिस प्रकार धीरे धीरे विज्ञान में सिद्धांतों का विकास हुआ है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी सिद्धांतों का क्रमिक रूप से विकास हुआ है। इस आधार पर हम बोल रहे हैं। भविष्यवाणी की क्षमता, विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता बहुत ज्यादा है। विज्ञान की भविष्यवाणियां बहुत कम समय में ही फेल होती हैं। एक उदाहरण की, भैया जो सूर्य है उसका हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जब सूर्य भी समाप्त हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है और ये फैक्ट है। विज्ञान भविष्यवाणी कर सकता है, लोक प्रशासन भी कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकता है। उदाहरण के लिए की स्थिति देखकर किसी ने बता दिया कि भैया यहाँ पे जो है ना, दो समुदाय के बीच में झड़प देखकर ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन में दंगे होने ही वाले हैं। किसी ने भविष्यवाणी कर दी, बहुत कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन ये भी बात 100% सही नहीं है, क्योंकि दंगाइयों का मूड बदल गया, क्या कर लोगे। तो भविष्यवाणी की क्षमता तो है, लेकिन आंशिक क्षमता है। हर बार भविष्यवाणी सफल हो, हर बार भविष्यवाणी सटीक बैठे, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद शिक्षा और प्रशिक्षण। कोई भी वैज्ञानिक बिना शिक्षा के, अब स्कूली शिक्षा जरूरी नहीं है, एक दो वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं ली, लेकिन कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा, कहीं ना कहीं से तो प्रशिक्षण उन्होंने लिया होगा। एक वैज्ञानिक तभी सफल होता है जब उसको शिक्षा और प्रशिक्षण मिले। ठीक उसी प्रकार एक लोक प्रशासक भी तभी सफल होगा जब उसको अच्छी शिक्षा और अच्छा प्रशिक्षण मिले। ट्रेनिंग देने का पर्पस यही होता है आपके सिलेक्शन के बाद। निश्चित नियम, दोनों में निश्चित नियम है। ठीक है, लोक प्रशासन के भी कुछ नियम निश्चित हैं, और विज्ञान के भी कुछ नियम निश्चित हैं। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे नियम वगैरह। गुणों की समानता, देखिए जिस प्रकार एक वैज्ञानिक में कुछ निश्चित गुण होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, संयम हो गया, धैर्य हो गया, साहस हो गया। ठीक उसी प्रकार एक प्रशासक में भी ये सब गुण होने ही चाहिए। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी लोक प्रशासक बिना धैर्य के हो ही नहीं सकता। और साहसी होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक बिना साहसी हुए बन ही नहीं सकता है। समाज से ऊपर उठना पड़ता है, समाज से हटकर कुछ करना पड़ता है, और इसके लिए आपको साहस चाहिए होता है। और आज के टाइम में जिस हिसाब से समाज में चीजें बदल रही हैं, एक लोक प्रशासक का भी जो है संयमी होना, उसमें भी धैर्य होना, उसका भी साहसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारी समानताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, एक विज्ञान है। लेकिन लोग कहते हैं कि भैया नहीं है, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। हम बताते हैं क्यों नहीं है, और उनने इसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए हैं। निश्चितता का अभाव, मैं अभी आपको बता चुका हूं, क्योंकि मानवीय जो है इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर जुड़ी हुई है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए चीजें निश्चित नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स, विचार पद्धति, ये सारे फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं। तथ्य परीक्षण का अभाव, पहले क्या होता था फिजिक्स में, कोई भी अगर सिद्धांत या प्रिंसिपल है तो हम उसका डेरिवेटिव सॉल्व करते थे, हम आप कीजिए डेरिवेशन सॉल्व करते थे उसका, उसको सिद्ध करते थे। अगर कोई भी आप फैक्ट प्रस्तुत कर रहे हो विज्ञान में, तो आपको उसको परीक्षण
करना ही पड़ेगा और वो कर ही देते हैं, तभी वो विज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन लोक प्रशासन में ये चीज नहीं है। कोई भी ऐसी लोक प्रशासन की प्रयोगशाला अब तक नहीं बनी है। कोई भी ऐसी प्रयोगशाला नहीं बनी है जहां पे हम तथ्यों का, लोक प्रशासन के संबंधित तथ्यों का परीक्षण कर सकें। यानी कि तथ्य परीक्षण का इसमें अभाव होता है। सिद्धांतों में एकरूपता का अभाव। मान लिया कि भैया ग्रेविटी खींच रही है, ग्रेविटी पुल इफेक्ट है, तो सबने लगभग मान ही लिया है कि ग्रेविटी पुल इफेक्ट है, ना कि पुश इफेक्ट है। ये विज्ञान की खासियत है। अब तो यही हम लोग प्रशासन में पढ़ रहे हैं। कोई बोल रहा है विज्ञान है, कोई बोल रहा है विज्ञान नहीं है, कोई बोल रहा है कला है, कोई बोल रहा है एकीकृत है, कोई बोल रहा है प्रबंध की दृष्टिकोण है। यहाँ पे सिद्धांतों में एकरूपता है ही नहीं। यहाँ पे बहुत मतभेद है। इस आधार पे हम इसको विज्ञान नहीं मान सकते। आदर्शात्मकता। आदर्शात्मक आदर्शात्मकता से मतलब है कि जो आपका लोक प्रशासन है वो भावनाओं पे काम करता है। ह्यूमन इमोशन के इसमें बहुत महत्व है। प्रशासकों में तो है ही है। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए लोक प्रशासन काम कर रहा है, उसकी भी भावनाओं का बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। विज्ञान भावनाओं पे नहीं चलता, विज्ञान फैक्ट्स पे चलता है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि भैया भगवान है या नहीं है, क्योंकि मेरी ये फीलिंग है, मेरी ये भावना है कि भगवान है। विज्ञान बोलेगा कि नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है। मानव व्यवहार का अध्ययन। माफ कीजिए, इससे पहले था भविष्यवाणी नहीं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। विज्ञान जो है वो भविष्यवाणी करने की क्षमता है, लोक प्रशासन के अंदर ये क्षमता नहीं है। फिर इसके बाद है मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार का अध्ययन। लोक प्रशासन में हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, विज्ञान में हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते ही नहीं। ये तो भैया लोक प्रशासन का विषय है, ये तो साइकोलॉजी का विषय है। विज्ञान में हम उदाहरण के लिए अगर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात होगी तो वहां पे द्रव और ऊर्जा की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। मानव व्यवहार का तो नहीं करते हैं। तटस्थ दृष्टिकोण का अभाव। विज्ञान की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे दृष्टिकोण तटस्थ होता है। उसके बिना पार्शियल होकर आप विज्ञान में किसी भी चीज का विकास कर ही नहीं सकते, कोई खोज नहीं कर सकते। आपको तटस्थ होना ही पड़ेगा। लेकिन लोक प्रशासन तटस्थ नहीं है। लोक प्रशासन में इंसान है और इंसान कभी तटस्थ हो ही नहीं सकता। इंसान कभी न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो थिंकिंग है वो उसके बीच में आ ही जाती है। इस आधार पे लोगों ने बोला है, इस आधार पे विचारकों ने बोला है कि लोक प्रशासन जो है वो विज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे जो लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित टॉपिक था वो हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोक प्रशासन की विशेषताओं पे बात करते हैं कि इसकी विशेषता जो है वो कौन कौन सी है। देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इनमें से कुछ बिल्कुल जनरल बातें आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगी। जहां मुझे ऐसा लगे समझाने की जरूरत है वो मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहली बात कि सरकारी तंत्र का हिस्सा है। जब मैंने आपको लोक विशेषण का मतलब बताया था, उसी में बता देता है कि इसका संबंध सरकार से, कानून के क्रियान्वयन से जुड़ा है। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोलती है विल्सन ने। कानून का क्रियान्वयन करता है और करता भी है। सरकार की तीनों शाखाएं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। ठीक है, होता है। ये संविधान और कानून के अधीन कार्य करता है। ये संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, लोक प्रशासन जो है उस पे जो दबाव होता है वो संविधान का होता है, सभी पे है, लेकिन लोक प्रशासन उसके अधीन काम करता है। और अगर हम बात करें निजी प्रशासन की, तो निजी प्रशासन निजी नियमों पे काम करता है। उसमें जो बाहरी कानून है उनका प्रभाव जो है, उनका दबाव जो है वो थोड़ा कम होता है। इसमें पद सोपान आदेश की एकता जैसे सिद्धांतों का कठोरता से पालन होता है। डिटेल में पढ़ने वाले हैं तब पढ़ेंगे ये, अभी के लिए इतना काफी है। वित्तीय मामलों में संसदीय नियंत्रण, यानी कि इसके जो वित्तीय मामले हैं उसमें संसदीय नियंत्रण होता है। ठीक है, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे उनका सबका क्या होता है, लेखा परीक्षण होता है, उनकी सबकी ऑडिट होती है। सीएजी के कार्यालय से सभी विभागों की क्या होती है, जांच होती है। दूसरा कि बजट जब एलोकेट करते हैं तो वहां पे भी बजट कौन पारित करता है, संसद पारित करती है। यानी कि वित्तीय मामलों में संसद का नियंत्रण होता है। अंतिम उद्देश्य जन कल्याण है, क्योंकि लोक कल्याण के लिए ही लोक प्रशासन जो है काम करता है। राजनीति का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव, परोक्ष या प्रत्यक्ष ही प्रभाव रहता है लगभग हर जगह पर। अगर व्यवहारिक तौर पर बात करें, ये बात आप भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स का कितना प्रभाव, कितना दबाव होता है आज के टाइम में प्रशासन में। मानवीय विचारधारा से प्रभावित,
इंसान कम करेगा तो इंसान की विचारधारा तो जो है वो प्रभावित उससे होगा ही होगा लोक प्रशासन। वर्तमान समय में ये क्या कर रहा है, कार्यकुशलता और मितव्ययिता पर ध्यान दे रहा है, ये इसकी एक विशेषता होगी। सिंपल है, रटना है, समझने वाली चीजें है नहीं। अगला जो टॉपिक है वो लोक प्रशासन का महत्व है कि लोक प्रशासन जो है उसका महत्व किन चीजों में है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये राज्य का व्यवहारिक तथा विशिष्ट भाग है। ठीक है, मान लिए कि राज्य का एकदम व्यवहारिक, राज्य को सफल कौन बना रहा है, व्यवहारिक रूप कौन दे रहा है, लोक प्रशासन दे रहा है, और उसका एक विशिष्ट भाग है। तो इस चीज का इसमें महत्व है। दूसरा है जन कल्याण का माध्यम, यानी कि जन कल्याण में लोक प्रशासन का महत्व है। आज हम अगर जन कल्याण की बात करें तो लोक प्रशासन ही वहां तक काम कर रहा है, ग्राउंड स्तर पे काम कर रहा है, और उसी के भरोसे हमने सब कुछ छोड़ रखा है। रक्षा, अखंडता और शांति स्थापना का माध्यम है। ठीक है, रक्षा में भी कौन काम करता है, लोक प्रशासन काम करता है। लोक प्रशासन का ही एक हिस्सा आप मान सकते हैं सेना को। अखंडता, ठीक है भाई, राजद्रोह का लगा दे रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। ठीक है, एनएसए लगा दे रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दे रहे हैं। ये सब भी तो लोक प्रशासन ही कर रहा है, कोई और थोड़ी ना कर रहा है। इसके माध्यम से शांति स्थापना, दंगे हो रहे हैं, कौन जा रहा है, लोक प्रशासन जा रहा है। लोकतंत्र का रक्षक, यानी कि लोकतंत्र की रक्षा में लोक प्रशासन का महत्व है। असल मायनों में एक करता है, लोक प्रशासन की रक्षा कब, सॉरी, लोकतंत्र की रक्षा कब हो पाएगी, जब लोकतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति जो है वो हर इंसान को हो जाए। तो उसको प्राप्त कराने में लोक प्रशासन का महत्व है। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम, समाज में असमानताएं हैं, समाज में कुप्रथाएं हैं, उनको दूर करके लोक प्रशासन क्या है, समाज को बदल रहा है। इसके लिए ये महत्वपूर्ण है। सभ्यता, संस्कृति तथा कला का संरक्षक। ठीक है, सभ्यता, संस्कृति तथा कला का संरक्षक, इस क्षेत्र में भी लोक प्रशासन जो है वो काम कर रहा है, समझाने वाली बात नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं। फिर है विकास प्रशासन का पर्याय, यानी कि लोक प्रशासन क्या कर रहा है, विकास में बहुत ज्यादा योगदान दे रहा है। तो विकास में महत्वपूर्ण लोक प्रशासन बहुत ज्यादा है। विधि और न्याय का आधार, कानून बना भी रहा है, कानून क्रियान्वयन भी कर रहा है, इसलिए लोक प्रशासन का महत्व जो है वो विधि और न्याय बनाने में बिल्कुल 100% है। आजीविका का माध्यम, बहुत सारे लोगों का आजीविका का माध्यम है लोक प्रशासन। आप भी तो इसलिए काम कर रहे हैं। ठीक है, देश सेवा वेश सेवा अपनी जगह, मेन जो उद्देश्य ये है कि भैया यहाँ पे आपको पैसे मिलने वाले हैं ठीक ठाक, तो ये आजीविका का माध्यम है। बाकी जो गोल है देश सेवा वो तो है ही है, लेकिन एक मन में ये भी तो बात रहती है ना कि भाई अच्छी लाइफ स्टाइल मिल जाए, तो आजीविका का माध्यम है, आजीविका का साधन जो है ये है ही है। लोक कल्याणकारी राज्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य कार्यक्रम जो भी हमने, जैसे खाद्य सुरक्षा एक्ट है, मनरेगा है, ऐसे लोक कल्याणकारी कार्यक्रम का भी क्रियान्वयन कौन कर रहा है, लोक प्रशासन कर रहा है। कुप्रथा की समाप्ति व सामाजिक विकास, ठीक है, ये मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया। दो मैंने अलग अलग वर्डिंग्स में एक ही बात लिख दी, ठीक है, इसको आपकी इच्छा, पढ़ना है पढ़ना, लिखना है लिखना। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता का अधिकार है लोक प्रशासन, पहले भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। मानव अधिकार, सूचना का अधिकार, निष्पक्ष चुनाव, जन सहभागिता आदि को सुनिश्चित करता है। देखिए, मानव अधिकार, मानव अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हमने मानव अधिकार आयोग बना दिया है। मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत क्या होते हैं, सचिव होते हैं, सचिव क्या है, लोक प्रशासक है। अरे कुछ संगठन वो लोक प्रशासन के अंतर्गत है। मानव अधिकार कौन प्राप्त कराएगा, आज के टाइम में लोक प्रशासन प्राप्त करेगा। सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत, आरटीआई एक्ट के तहत हमने भैया एक पूरी बॉडी बना के रखी है सूचना आयोग की। जन सूचना अधिकारी हमने कार्यालयों में क्या किए हैं, नियुक्त किए हैं, वो भी तो लोक प्रशासक है। आगे जाकर आप कंप्लेंट करते हैं जो सूचना आयोग में, और वो कार्रवाई करता है, वो भी तो लोक प्रशासन का ही हिस्सा है। निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव कब हो सकते हैं, आपको पता है कि लोक प्रशासन का कितना महत्व है निष्पक्ष चुनाव में। अभी बंगाल में देखा था, हंगामा हो गया था, जब एक ईवीएम मिल गई थी किसी के विधायक की गाड़ी में, ठीक है। फिर जन सहभागिता, जनता के साथ सहभागिता को बढ़ाना, ये काम भी कौन कर रहा है, लोक प्रशासन कर रहा है, और लोक प्रशासन का महत्व इसमें जो है बहुत ज्यादा है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के लाभों को वंचितों तक पहुंचाना,
जो भी एलपीजी से जो भी फायदे हो रहे हैं उसको पहुंचाने में लोक प्रशासन का बहुत महत्व है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के कारण, कि लोक प्रशासन जो है आजकल हम बहुत ज्यादा बातें करने लगे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, आजकल नहीं मतलब कुछ साल पहले से। तो इसके जो महत्व बढ़ रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि लोक प्रशासन हमारे देश की जान है, हमारे देश की रीढ़ है, हमारे देश के स्टील फ्रेम है। हमने इतना इसको महत्व क्यों दे दिया है, इसका महत्व जो बढ़ रहा है उसके पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, हाल ही के दिनों में क्या हो रहा है, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास बहुत तेजी से हो रहा है, और इसको नियंत्रित करने के लिए या इसके जो भी लाभ आ रहे हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें लोक प्रशासन चाहिए, इसलिए इसका महत्व बढ़ रहा है। जितना ज्यादा वैज्ञानिक और तकनीकी विकास बढ़ेगा उतना ही ज्यादा लोक प्रशासन का महत्व बढ़ेगा। हमने लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य रखा है, ना कि पुलिस राज्य का। तो लोक कल्याणकारी राज्य जो है, जब हमने उसका लक्ष्य रख दिया तो लोक प्रशासन का महत्व बढ़ ही जाएगा। नवीन आर्थिक गतिविधियां, बहुत सारी गतिविधियां हो रही है आजकल, ठीक है। उदाहरण के लिए गिग इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी, एक फ्रीलांस वर्किंग अभी आया है। इसके अलावा एक चीज आई है अभी, वर्क फ्रॉम होम, कोविड के टाइम में। ये सब क्या है, एक तरीके से मान सकते हैं नए स्टार्टअप्स हैं। एलपीजी तो है, लेकिन एलपीजी को मैं नया नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पुराना हो गया है ये एलपीजी। तो ये जो नई नई आर्थिक गतिविधियां आ रही हैं, इनके भी नियंत्रण की जरूरत पड़ेगी। फ्रीलांस वर्किंग की अगर बात करें, ऑनलाइन काम हो रहा है, डाटा लीक हो रहा है, तो इनका भी एक कानून बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एक जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, लोक प्रशासन कर रहा है। इसका मतलब लोक प्रशासन का महत्व जो है इस कारण बढ़ रहा है। समाज में व्याप्त असमानता, समझाने की जरूरत नहीं है, असमानता जो है हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, और इसलिए हमको आज बहुत जरूरत है लोक प्रशासन की, और आगे भी रहेगी। वैश्विक सरकार की बात कर लेते हैं। वैश्विक सरकार, वैश्विक सरकार की जब हम बात करते हैं तो वहां पे सीधी सी बात है कि विदेश मंत्रालय जो है, हमारे विदेश संबंध हैं, उनकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, वैश्विक सरकार से किस चीज की, विदेशी संबंध की। और विदेशी संबंध में आपको पता है लोक प्रशासन चलता ही चलता है। एक इसका दूसरा, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, वहां पे भी प्रशासन जो है काम करता है। वहां पे भी हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, और वो भी एक वैश्विक सरकार को बना रहा है, इसलिए भी हमें लोक प्रशासन की जरूरत है। अगला सूचना प्रौद्योगिकी। अभी जो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ने से नई चुनौतियां भी जन्म ले रही हैं, और इन चुनौतियों के कारण ही लोक प्रशासन का महत्व भी जो है वो बढ़ रहा है। मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, लोग जितने ज्यादा जागरूक होंगे ना उनके प्रति, उतना ज्यादा राज्य पे दबाव बनेगा। लोग जब अधिकारों के प्रति जागृत होते हैं तो सरकार में दबाव बनता है, क्योंकि एक नॉर्मल स्थिति में सरकार की क्या इच्छा रहेगी कि भैया जो भी मैं करूं सब लोग उससे खुश हो जाए, मैं गलत निर्णय लूं, मैं सही निर्णय लूं, जनता उसको स्वीकार कर ले। लेकिन लोग जो हैं, जब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं ना, तो वो समझते हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, सरकार की आलोचना करते हैं। इससे सरकार के ऊपर क्या बनता है, दबाव बनता है। और जब ये दबाव बनेगा, जो कि एक अच्छे के लिए बन रहा है, तो ये जो दबाव बनेगा उसमें भी लोक प्रशासन की हमें जरूरत पड़ेगी, और इसका महत्व इस कारण बढ़ रहा है। सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया जो है उसको आप दोनों ही तरह से देख सकते हैं, पॉजिटिव भी देख सकते हैं और नेगेटिव भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया में देखिए क्या हो रहा है कि आज के टाइम में जनसंपर्क का बड़ा ही अच्छा माध्यम बन गया सोशल मीडिया। उदाहरण के लिए आपका एमपी गवर्नमेंट का जनसंपर्क का ट्विटर का पेज देख लेना, रोज एक से एक सरकार के अपडेट डालते रहता है। यहाँ पे भी लोक प्रशासन ही काम कर रहा है, क्योंकि सरकार का काम, अब सरकार ये नहीं बोल सकती जाओ हमारी गोपनीय जानकारी किसी प्राइवेट आदमी को दे दिए। यहाँ पे भी जो है वो लोक प्रशासन काम कर रहा है, और उसका महत्व जो है बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया यहाँ पर है। नेगेटिव में आप एक फेक न्यूज देख सकते हैं, ठीक है, मोलेस्टेशन देख सकते हैं, एक जो हेट स्पीच का मामला है,
और अभी जो फेसबुक ट्विटर बंद करके जो एक बोला जा रहा है कि आप कंप्लायंस ऑफिसर जो है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, उसकी नियुक्ति करें, इसका भी संबंध किस चीज से हो सकता है? लोक प्रशासन से। तो लोक प्रशासन का महत्व बढ़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो, उसका भी महत्व बढ़ते जाएगा। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि। बताने की जरूरत नहीं है, जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी उतना ही लोक प्रशासन को काम करना पड़ेगा, उसके महत्व में खुद ब खुद वृद्धि होगी। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं कौन रोकता है? अभी बढ़ रही है ना ये सारी चीजें। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है? कोरोना। अब ये प्राकृतिक है, मानव जनित है, ये जांच का विषय है, इस बारे में मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मानव जनित आपदाएं हैं या प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये जितनी बढ़ेगी लोक प्रशासन का महत्व उतना बढ़ेगा, क्योंकि इनको रोकने वाला लोक प्रशासन ही है। असमानता तथा वर्ग संघर्ष बताने की जरूरत नहीं है, देश में बहुत है, बढ़ भी रहा है, इसमें भी शक की बात नहीं है। शायद अग्री करेंगे आप कि जो वर्ग संघर्ष है हमारे देश में, सांप्रदायिकता जैसी चीजें वो बढ़ रही है, इसलिए भी हमको लोक प्रशासन की आज जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है। आतंकवाद, आतंकवाद भी बढ़ रहा है, ठीक है। आतंकवाद जितना बढ़ेगा उसको टैकल करने के लिए, उसको रोकने के लिए लोक प्रशासन की जरूरत होगी। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता जितनी बढ़ेगी उतना ही महत्व लोक प्रशासन का बढ़ेगा। और अभी क्या है, आज के टाइम में क्या है, सांप्रदायिकता है, आतंकवाद है, असमानता है, वर्ग संघर्ष है, इसलिए भी लोक प्रशासन की हमें ज्यादा जरूरत है और इसका महत्व बढ़ रहा है। ये हमने जो लोक प्रशासन है, और इससे पहले हमने प्रशासन के सभी पहलुओं को लगभग कवर कर लिया है, जो कि हमें आज के लेक्चर में पढ़ना था। अब जो हमारा एक नया टॉपिक है वो है निजी प्रशासन। निजी प्रशासन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रशासन जो है जरूरी नहीं कि सरकारी हो, प्रशासन निजी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। जैसे वहां पर हमने लोक प्रशासन को समझने के लिए, माफ कीजिए, प्रशासन को समझने के लिए दो घटकों की चर्चा की थी, वैसे ही यहाँ पर मैं तीन घटकों की चर्चा से आपको इसका मतलब समझा दूंगा। ठीक है। पहला जो घटक है वो है निजी प्रशासन का सामान्य, सामान्य नहीं, सीमित उद्देश्य। वहां पे विशिष्ट उद्देश्य थे, यहाँ पे सीमित उद्देश्य हैं, लिमिटेड उद्देश्य हैं। वहां पे जो आपके उद्देश्य थे वो स्पेशल थे, ठीक है। यहाँ पे आपके उद्देश्य जो है वो लिमिटेड होंगे, आपके जो लक्ष्य होंगे वो लिमिटेड होंगे, ठीक है। दूसरा इसका घटक हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्णतः लाभ। यानी कि जो निजी प्रशासन है वो सिर्फ लाभ के लिए ही काम करेगा। तीसरा जो इसका घटक है वो है सामूहिक या व्यक्तिगत प्रयास। सामूहिक या व्यक्तिगत प्रयास, वहां पर प्रयास का सामूहिक होना जरूरी था, यहां पर जरूरी नहीं है, यहां पर व्यक्तिगत प्रयास भी काफी है। क्या हुआ निजी प्रशासन का मतलब? निजी प्रशासन का मतलब यह हुआ कि सीमित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्णतः लाभ के अर्जन हेतु किए जाने वाला सामूहिक प्रयास ही निजी प्रशासन है। फिर से एक बार, पूर्णतः लाभ या सिर्फ लाभ के अर्जन के लिए जब हम सीमित उद्देश्य रखेंगे, सीमित लक्ष्य रखेंगे, और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम सामूहिक या व्यक्तिगत प्रयास करेंगे, वही निजी प्रशासन हो जाएगा। ये सिंपल सी एक परिभाषा है, एक सिंपल सी बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, कुछ अब मैं इतना बड़ा लिखूंगा वो पॉसिबल नहीं है, और वो लिखना ही हो जाएगा, तो उससे अच्छा आप जो रफ नोट्स बना रहे हो उसमें नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने बोला है। निजी प्रशासन की अब हम देख लेते हैं विशेषताएं क्या है। अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना है। वहां पे अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना नहीं था, आप लाभ कमाने के लिए लोक प्रशासन नहीं चलाते हैं, आप जन कल्याण के लिए लोक प्रशासन चलाते हैं। लेकिन निजी प्रशासन का काम होता है कि लाभ को कैसे कमाया जाए। ये छोटे और सरल प्रकृति के संगठन द्वारा संचालित होता है। सही बात है, कोई भी आप एक निजी कंपनी पकड़ लो जहां पे प्रशासन काम कर रहा है, कोई भी एक आप एमएनसी भी ले लोगे, मल्टीनेशनल कंपनी भी ले लोगे, तो वहां पे भी 10-20 हजार से ज्यादा का स्टाफ नहीं मिल सकता आपको। तो ये एक सरल और छोटे प्रकृति के संगठन से काम करता है। वहीं बात लोक प्रशासन की करें तो लाखों लाखों लोगों का संगठन है लोक प्रशासन। ये निजी नियमों से प्रभावित होता है, यानी कि इसमें जो कानूनी
प्रभाव है, कानून का जो प्रभाव है वो कम होता है, निजी नियम ज्यादा यहाँ पे होते हैं। वहां पर कानूनी नियम लोक प्रशासन में ज्यादा होते थे। कंपैरिजन करते चल रहे हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो, यानी कि निजी प्रशासन कैसे है, निजी नियमों से प्रभावित हो रहा है जो कि वो निजी संगठन बनाएगा। गैर राजनीतिक स्वरूप, निजी प्रशासन का स्वरूप गैर राजनीतिक होता है, और यही कारण है कि आजकल प्राइवेटाइजेशन बहुत जोरों शोरों पर है, क्योंकि वहां पे जो है उसका उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है, और यहाँ पे राजनीति हावी होती है, कैसे जनता को खुश किया जाए, कैसे अपनी सत्ता बचाई जाए, कैसे लोगों को खुश करके उनका वोट लिया जाए। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं है, यहाँ पे एकमात्र काम है लाभ कमाना, और इसीलिए जो है इसका स्वरूप जो है गैर राजनीतिक है, यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। और इसका एक और कारण है कि ये निजी नियमों से संचालित होता है, इसलिए भी क्योंकि इंटरफेरेंस ये करने ही नहीं दे रहा है, अपने खुद के नियम बना के रखे हैं इसने। इसके बाद है उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायी है। लोक प्रशासन देश की जनता के प्रति उत्तरदायी है, हर एक व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन निजी प्रशासन जो है वो सिर्फ उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए, आपने अमेजोन से एक ऑर्डर कराया, तो आप उसके क्या हुए, कस्टमर हुए, उपभोक्ता हुए। तो अमेजोन जो है अगर कोई खराब डिलीवरी वो कर देता है, तो वो सिर्फ आपके प्रति उत्तरदायी है, मेरे प्रति नहीं है, क्योंकि मैंने तो वो सामान लिया ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई प्रशासक जो है कोई गलत काम कर देता है, लोक प्रशासक, तो वो हर एक के प्रति उत्तरदायी होता है। मैं भी उससे जाकर पूछ सकता हूँ कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये अधिक गोपनीय होता है। ये अपनी जानकारी जो है शेयर करें जनता से, अपने उपभोक्ताओं से, ये चीज जरूरी नहीं है। लेकिन लोक प्रशासन गोपनीय नहीं हो सकता, जो कि गोपनीय प्रकृति की जो जानकारियां हैं, जो कि राज्य की एकता अखंडता से जुड़ी है, उनको छोड़कर सरकार की हर एक गतिविधियों को जानने का जनता का अधिकार है। पारदर्शिता इसी को कहते हैं, जो कि एक सुशासन का एक लक्षण है, पारदर्शिता। और इसी के लिए हमने आरटीआई एक्ट को लेकर आए हैं हम। फिर है प्रतिस्पर्धी प्रशासन। निजी प्रशासन में प्रतिस्पर्धा बहुत होती है, आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, आपसी कंपटीशन होता है। लोक प्रशासन किससे कंपटीशन करेगा, लोक प्रशासन को कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। कंपैरिजन करते चल रहे हैं। समय अनुकूल परिवर्तनशीलता, निजी प्रशासन में जो परिवर्तनशीलता होती है वो ज्यादा होती है। कैसी होती है, ज्यादा होती है। ये अपने आप को बहुत ही तेजी से परिवर्तित कर लेता है। वहीं लोक प्रशासन जो है वो उतनी तेजी से परिवर्तित अपने आप को नहीं कर पाता है। जनसंपर्क का माध्यम और साधनों का प्रयोग, अभी क्या हो रहा है कि अभी लोक प्रशासन में भी जनसंपर्क जो है उसकी उसका महत्व बढ़ रहा है, लेकिन निजी प्रशासन में जनसंपर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा इनका जनसंपर्क बढ़ेगा, उतनी ज्यादा मार्केटिंग होगी, उतना ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। तो ये सारी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। क्या विशेषता हो गई, लाभ कमाना, छोटा और सरल संगठन, निजी नियमों से प्रभावित, गैर राजनीतिक स्वरूप, उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायी, ये गोपनीय ज्यादा है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, ये अपने आप को समय के अनुकूल ढाल लेता है, परिवर्तित कर लेता है, और जनसंपर्क जो है उसका यहाँ पर ज्यादा महत्व है। जनसंपर्क पे ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। अब देख लेते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। तो जब भी आपसे एग्जाम में तुलनात्मक अध्ययन पूछा जाए ना, वहां पे अंतर लिख के मत आ जाना। तुलनात्मक अध्ययन का अर्थ होता है समानता और असमानता, असमानता दोनों पे ही चर्चा की जाए। ठीक है, तभी आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे, और एंड में हो सके तो एक बेहतर संतुलित एक कंक्लूजन लिख देना। तो लोक प्रशासन में हम संबंध देख रहे हैं या तुलनात्मक अध्ययन देख रहे हैं। सबसे पहले समानता, दोनों ही उद्देश्य हेतु संगठित होते हैं। बात अलग है कि लोक प्रशासन का उद्देश्य कैसा है, विशिष्ट है, और निजी प्रशासन का जो उद्देश्य है वो सीमित है। लेकिन संगठित तो उद्देश्य के लिए ही है। कोई भी चीज जो कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, एक लक्ष्य तो निर्धारित किया हुआ है। प्रशासन की समान तकनीक, जिस प्रकार लोक प्रशासन में संगठन, नियंत्रण, निर्देशन, समन्वय है, जो पोर्ट्स का आपने देखा है, ये तकनीक जो है अपनाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार निजी प्रशासन में भी वो तकनीकें अपनाई जाती हैं। ठीक है, अब है अनुसंधान एवं नवीन तकनीक। आजकल जो है निजी प्रशासन तो जाना ही इस चीज के लिए जाता है कि वो भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहां पे बहुत ज्यादा है।
वहां पर जो है नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन लोक प्रशासन भी अब पीछे नहीं है। ई गवर्नेंस की बात बहुत ज्यादा आ रही है। हर जगह का ई गवर्नेंस के चर्चे हैं, पेपरलेस कार्रवाई करो, जनता से संपर्क बनाओ। तो ये सारी तकनीकें भी कौन अपना रहा है? लोक प्रशासन अपना रहा है। ये एक समानता है। अधिकारियों के दायित्व, जिस प्रकार लोक प्रशासन में जो अधिकारी हैं उनके दायित्व जो है पहले से ही उनके दायित्वों को निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार निजी प्रशासन में भी निर्धारित कर दिया जाता है अधिकारियों के दायित्व। फिर इसके बाद है जनसंपर्क। जनसंपर्क दोनों में है। लोक प्रशासन में अब जनसंपर्क बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सेवा जो है अब लोक प्रशासन में बढ़ चढ़कर लोगों को दे रहा है। तो दोनों में ही जनसंपर्क का महत्व है, कम ज्यादा की बात है। कर्मिक व्यवस्था, दोनों में ही कर्मिक व्यवस्था समान है। कैसे समान है? नियुक्ति प्रक्रिया, ठीक है, दोनों में ही नियुक्ति प्रक्रिया लगभग समान है। इंटरव्यू लेकर, परीक्षा वहां पर नहीं हो रही है, लेकिन इंटरव्यू तो लगभग लोक प्रशासन में हो रहा है, वहां पर भी हो रहा है। और अगर आप कैंपस सिलेक्शन से वाकिफ हैं, आपको पता है, तो वहां पे भी एक आपको छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है। प्रशिक्षण है, ठीक है, पदोन्नति है, वेतन संबंधी है। तो कार्मिक व्यवस्था दोनों में ही कैसी है? समान है। प्रशासनिक सिद्धांतों का पालन दोनों जगह पे होता है। जब हम प्रशासनिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये चीजें और क्लियर होंगी। आदेश की एकता, पद सोपान, हायरार्की, ये सब दोनों में ही बराबर रूप से, समान रूप से पाया जाता है। कौन कौन सी समानता हो गए? उद्देश्य हेतु संगठित, प्रशासन की समान तकनीकें, अनुसंधान और नवीन तकनीक पे बल, अधिकारियों के दायित्व निर्धारित हैं दोनों जगह, जनसंपर्क का महत्व दोनों में ही है। कर्मिक व्यवस्था जो है वो भी दोनों में लगभग समान है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है कर्मचारी की वो अलग हो सकती है, लेकिन उनका प्रबंध करने का तरीका दोनों का समान है। फिर इसके बाद है प्रशासनिक सिद्धांतों का पालन, ठीक है। अब असमानताएं देख लेते हैं। ये जो है ना, ये स्लाइड देख रहे हैं आप, ये असमानता है। तो ये मैं आपको, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, ये बस पढ़ के आपको सुनाना ही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर अभी पढ़ लीजिए, या तो अपनी नोटबुक में पॉज करके ऐड कर लीजिए। कोई बड़ी चीज नहीं है। कुछ चीजें जो मुझे लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कार्य क्षेत्र व्यापक है, विस्तृत है, सीमित है। स्वरूप इसका राजनीतिक है, इसका गैर राजनीतिक। उद्देश्य जन कल्याण, लाभार्जन डिस्कस कर चुके हैं। इनका उत्तरदायित्व जनता के प्रति है, इनका उपभोक्ता के प्रति है, डिस्कस कर चुके हैं। नियंत्रण, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। संगठनात्मक प्रकृति, ये भी हम कर चुके हैं। एकाधिकार क्षेत्र, ठीक है। देखिए, ये थोड़ा सा समझने लायक है कि जो लोक प्रशासन का है ना, उसका एक जगह में मोनोपोली, एक जगह में अधिकार है, वो है रक्षा क्षेत्र। हालांकि अब बदल रहा है आजकल। अब डिफेंस में भी आपको पता है कि राफेल में जो है अनिल अंबानी की कंपनी आएगी, तो ये चीज प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन अब तक मानकर चल रहे हैं कि जो परमाणु ऊर्जा है और रक्षा है, यहाँ पे काम सिर्फ और सिर्फ लोक प्रशासन कर रहा है। यहाँ पे परमाणु ऊर्जा भी आप ऐड कर लो, है ना, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। और एकाधिकार क्षेत्र में निजी प्रशासन का प्रवेश नहीं है। निजी प्रशासन को हमने कहीं पे भी एकाधिकार की जो कहना चाहिए परमिशन है, वो दी ही नहीं है। पद सोपानिक व्यवस्था कठोरता पूर्वक लागू होती है। जब पद सोपान पढ़ेंगे ना, तब क्लियर होगा। अभी इतना लंबा टॉपिक डिस्कस मैं नहीं कर पाऊंगा। गोपनीयता, इसमें गोपनीयता कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। वित्तीय नियंत्रण संसदीय है, इनमें इनका खुद का होता है। राष्ट्र निर्माण में सहयोग इनका सर्वोच्च योगदान है, इनका सीमित योगदान है। योगदान तो इनका भी है, अर्थव्यवस्था ये भी चला रहे हैं। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंतर्गत ये अपना योगदान देते हैं। नौकरशाही, लेकिन थोड़ा सा इनका योगदान कम है। नौकरशाही, यहाँ पर नौकरशाही बहुत ज्यादा है। लाल पीताशाही है, कठोरता है, ये नौकरशाही से मुक्त है। कार्यकुशलता कम है, आप जानते हैं। व्यवहार जो है सभी के समान साथ, इनका व्यवहार समान है। इनका समान हो, आवश्यकता नहीं। आप अगर इनके कस्टमर होंगे तो हो सकता है आप ये आपसे बेहतर तरीके से बात करें, बेहतर आपके साथ व्यवहार स्थापित करें। आप लंबे इनके कहना चाहिए अगर कस्टमर हैं किसी निजी प्रशासनिक संस्थान के, हो सकता है कि आपको कुछ रियायतें दे, ये आपको कुछ बेनिफिट्स दे। लेकिन लोक प्रशासन ऐसे ऐसा नहीं करता है। लोक प्रशासन कभी भी असमानता का व्यवहार नहीं कर सकता। कार्यकुशलता है, इनमें विधिक समस्या के कानूनों से आबद्ध हैं, ये नहीं है, ठीक है। परिवर्तनोन्मुखी डिस्कस कर चुके हैं। सेवा में स्थायित्व, देखिए सेवा में स्थायित्व,
यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, स्थायी होते हैं, यहाँ पे स्थायी नहीं होते हैं। जो चक्रीय अर्थव्यवस्था वाला जो कंसेप्ट है कि जब मांग बढ़ेगी, उछाल आएगा, तो रोजगार सृजन होगा, निजी प्रशासन कार्मिक जो है भर्ती करेगा, जब मंदी आएगी निकाल देगा। और यही कारण है कि लोग विरोध करते हैं, और ये भी एक कारण है कि लोग लोक प्रशासन में आना चाहते हैं, ना कि प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। राज सत्ता का आधार, यहाँ पे देखिए, किस राज सत्ता का आधार से मतलब है कि लोक प्रशासन किस चीज का सहयोग लेता है। तो आपको पता है, सेना का सहयोग लेता है, पुलिस का, न्यायालय का। यहाँ पे इनको जो है सामान्यतः सहयोग नहीं मिलता है। जनसंपर्क बात हो चुकी है, और आचार संहिता का प्रयोग। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है, उसका मतलब ये होता है कि एक निश्चित नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं किसी भी संगठन में, किसी भी संस्थान में, और उसको पालन जो है उसके कर्मचारियों को करना होता है। तो आचार संहिता का प्रयोग जो है वो लोक प्रशासन में ज्यादा कठोरता से होता है, जबकि निजी प्रशासन में थोड़ा सा लचीलापन है। यहाँ पे आप थोड़ा फ्लेक्सिबल है, इधर उधर हो सकते हैं, ये अंतर। तो निजी प्रशासन जो टॉपिक था वो भी हमने समाप्त कर दिया है। एक जो टॉपिक था जो बच गया था, वैसे तो ये आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा देना था, लेकिन अब पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। शासन आपसे पूछ सकता है, शासन क्या है। देखो, शासन का मतलब है एक बेसिक, शासन का जो मतलब है वो है सरकार चलाने का तरीका। शासन क्या है? सरकार चलाने का तरीका, ये शासन है। इसको मैं आपको और बेहतर तरीके से विश्व बैंक की जो परिभाषा है इससे समझाता हूँ। विश्व बैंक क्या बोल रहा है कि समाज की समस्या और मामलों के प्रबंधन के लिए राजनीतिक अधिकार और संस्थागत संसाधनों का प्रयोग किया जाए शासन है। जो भी समाज की समस्याएं होंगी, ठीक है, और मामलों का प्रबंध, यानी कि जो भी हमें समस्याएं आएगी उनके मैनेजमेंट के लिए राजनीतिक अधिकार जो प्राप्त होंगे, और जो हमारे पास संस्थागत संसाधन उपलब्ध होंगे, उनका जब हम प्रयोग करेंगे तो वही शासन हो जाएगा। राजनीतिक, समाज की समस्या और मामलों का प्रबंध समझ में आया होगा आपको। समस्या होगी राजनीतिक अधिकार और संस्थागत साधन। राजनीतिक अधिकार का प्रयोग से मतलब है कि जो जनता आपको जो प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर कर भेजेगी, प्रतिनिधियों को क्या करके भेजेगी? निर्वाचित करके भेजेगी। वो संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं उनका प्रयोग करेंगे। साथ ही किस चीज का प्रयोग करेंगे? संस्थागत संसाधनों का, यानी कि मानव का, और जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, मानवीय संसाधन के अलावा जो भी संसाधन उपलब्ध है, उनका प्रयोग जब हो जाएगा वही शासन हो जाएगा। प्रयोग किस लिए करेंगे? तो सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करेंगे, मामलों का प्रबंध करने के लिए संस्थागत संसाधनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शासन और लोक प्रशासन में अंतर। पूछ सकता है 3 मार्कर में कि 2 अंतर बताइए, 1 अंतर बताइए। विश्व बैंक की परिभाषा बहुत शानदार, बहुत इजी है, चुनकर लाया हूं आपके लिए, इसको रट लेना। शासन का संबंध सरकार से है, ठीक है। लोक प्रशासन का संबंध नौकरशाही से, ठीक है, आपको पता है ये बात। संविधान, शासन जो है वो संविधान के अनुसार संचालित होता है। लोक प्रशासन सरकार के दिशा निर्देशों पर पाया जाता है। सीधे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं संविधान ने, वो शासन को दिए, सरकार को दिए, कि आप अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार कीजिए, न्यायपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार कीजिए, तुम राज्यपाल हो, आप राज्यपाल हो, आप अपने कार्य इस तरह से कीजिए। ये संविधान में दिशा निर्देश दिए। लोक प्रशासन को कोई भी ऐसे दिशा निर्देश कार्य करने के संबंध में संविधान में नहीं है। ऐसे दिशा निर्देश जो हैं वो सरकार ही देती है। सरकार कानून, नियम, आचार संहिता बनाती है, और उसके आधार पर लोक प्रशासन जो है काम करता है। इनका संचालन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, एमपी एमएलए करते हैं, नगरीय स्तर पर मेयर वगैरह करते हैं, जो सदस्य हैं नगर पालिका वगैरह का, वो सब करते हैं। ग्रामीण स्तर पर सरपंच वगैरह करते हैं, सब जनता से चुने हैं। इसका जो संचालन है वो सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सही बात है, पीएससी कर रहा है आपका सिलेक्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
शासन का उत्तरदायित्व जनता के प्रति होता है। शासन का उत्तरदायित्व एक तुलनात्मक रूप में शासन का उत्तरदायित्व जो है जनता के प्रति है। लोक प्रशासन का भी है, लेकिन लोक प्रशासन का एक उत्तरदायित्व सरकार के प्रति भी है। तुलनात्मक रूप में बात कर रहे हैं, ठीक है। शासन क्या करेगा, जनता को जवाब देगा, क्योंकि जनता ने उसे चुना है। लोक प्रशासन जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो है ही, वो सरकार के प्रति भी उत्तरदायित्व होगा, क्योंकि उसको सरकार ने चुना है। इनको जनप्रतिनिधि कहते हैं और इनको लोक सेवक कहते हैं। बेसिक सी बात है। इनका मुख्य काम क्या है, नीति निर्माण करना है, और इनका है नीति निर्माण का क्रियान्वयन करना। शासन क्या करता है, शासन नीति का निर्माण करता है। अंततः सहयोग जो है, सहायता जो है वो तो लोक प्रशासन करता ही है, लेकिन अंततः जो है नीतियों का क्रियान्वयन, अंततः जो है वो नीतियों का जो निर्माण है वो शासन करता है, और उसका क्रियान्वयन कौन करता है, लोक प्रशासन करता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला चैप्टर था लोक प्रशासन और उसकी जो सामान्य अवधारणा है, सामान्य बातें हैं, वो हमने समाप्त कर दी है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रबंधन होगा, जो कि हम चर्चा करेंगे इसके बारे में।